मेरा इस माय प्रेजेंटेशन इज ग्राउंड वाटर रिसोर्स एन ओवरव्यू ऑफ इंडिया। जैसा जडेजा साहब बताया, मैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में थे। करीब 40 इयर्स में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में काम किया। उसके पीरियड में मैं डेपुटेशन में भी गया था एक यूनिवर्सिटी में। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एंड आई वुड से दैट ग्राउंड वाटर, यू कैन से, अगर वाटर रिसोर्स की आप कंसीडर करेंगे, सो ग्राउंड वाटर इज द मेन कंट्रीब्यूटर इन द वाटर रिसोर्स डोमेन। आप सब जानते हैं, जो सरफेस वाटर लाइक डैम, बड़ा बड़ा डैम बनता है, कैनाल बनता है, रिजर्वर बनते हैं, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की बात करते हैं लोग। लाखों करोड़ों रुपया खर्चा हुआ है सरफेस वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए। आपके some of the largest dam of the world has constructed in India। लेकिन आप अगर डेटा देखिएगा, जो आपको हम दिखाते रहेंगे, यू विल बी सरप्राइज टू नो जो कितना इम्पोर्टेंट है ग्राउंड वाटर इंडियन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। एक होता है प्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और एक बात आती है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहां बहुत सारा एंगल इन्वॉल्व रहते हैं, इंक्लूडिंग द क्वेश्चन ऑफ इक्विटी। ओके, मतलब कोई एक नेचुरल रिसोर्स वो सबको मिले, इन स्पाइट ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, इन स्पाइट ऑफ देयर सोशल स्टेटस, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले उस रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए और पाने के लिए। तो इसमें ग्राउंड वाटर एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्योंकि आप ये फोटोग्राफ देखिएगा, दो दिए हुए हैं। ऊपर वाला फोटोग्राफ है एक सिंपल हैंडपंप की, और दो लेडी पानी उठा रहा है। ये एक एरिड एरिया की है, राजस्थान की है, जहां बारिश कम होता है, कैनल का पानी नहीं पहुंचा, कोई डैम नहीं है, कोई बैरेज नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ भी ग्राउंड वाटर है, और ये हैंडपंप से पानी उठा रहा है। दे मे बी मार्जिनलाइज्ड लेडी फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी, मे नॉट बी दैट रिच, लेकिन इनको भी ग्राउंड वाटर के ऊपर हक है, अधिकार है, और ये पानी उठा रहा है फॉर देयर डोमेस्टिक यूज। और नीचे वाला फोटोग्राफ देखिएगा, इट इज ए टिपिकल ग्राउंड वाटर स्ट्रक्चर, टिपिकल हेवी ड्यूटी डीप ट्यूबवेल दैट इज ड्रिल्ड इन द इंडो गैंजेटिक प्लेन, जहां एक्विफर लार्ज होता है, काफी पानी उसमें रहता है, और अच्छा खासा बारिश होता है इंडो गैंजेटिक प्लेन में, स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम। तो यहाँ जो है बड़ा बड़ा फार्मर होता है, बड़ा बड़ा यूजर होता है ग्राउंड वाटर की, और वो बड़ा स्ट्रक्चर लगाते हैं। यू कैन सी दिस हेवी ड्यूटी डीप ट्यूबवेल, जहाँ हो सकता है 50, 60, 70 हॉर्स पावर का पंप लगा हुआ है, और जो पानी उठा रहा है मे बी 200, 250 मीटर क्यूब पर आवर रेट से पानी उठा रहा है। तो ये जो ग्राउंड वाटर है, ये रिच फार्मर के लिए भी है, पुअर फार्मर के लिए भी है, आपकी फॉरवर्ड कास्ट के लिए भी है, बैकवर्ड कास्ट के लिए है। क्योंकि दिस रिसोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर, एंड देयर इज apparently no control in extracting the resource। इसीलिए आपका पास अगर पैसा कम है, तो आप एक छोटा बोरवेल कर लीजिए, उसमें पंप लगा लीजिए, आपको पानी मिलेगा। अगर जिसका पास पैसा ज्यादा है, वो बड़ा डीप ट्यूबवेल लगाते हैं, ज्यादा पानी उठाते हैं, तो ग्राउंड वाटर उसके लिए भी है। लेकिन इसमें कई सारा इशू है। जैसा ग्राउंड वाटर जो हम लोग उठा रहा है, ये सस्टेनेबली नहीं उठा रहा है, आई मीन जुडिशियसली नहीं उठा रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, द वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्स इज टेकिंग प्लेस। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्स, ग्राउंड वाटर रिसोर्स, ये आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्स के कारण वाटर लेवल नीचे जाते हैं,
जब वाटर लेवल नीचे जाते हैं, बहुत सारा टेक्निकल इश्यूज उभर के आते हैं, बहुत सारा सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज भी उभर के आते हैं. द सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज आर एज इक्वल, एज इंपॉर्टेंट एज द टेक्निकल इश्यूज. तो जैसा एक मेजर इशू है, जो ग्राउंड वाटर का जो इक्विटी है, रिसोर्स का इक्विटी, वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं. जैसा जो पुअर फार्मर है, मार्जिनलाइज फार्मर है, बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, उनका जो बोरवेल है, क्योंकि पैसा उनका पास कम है, सो देयर बोरवेल्स आर शैलो, क्योंकि पैसा ज्यादा नहीं है. डीप बोरवेल बनाने के लिए पैसा ज्यादा लगता है, क्योंकि आपको डीप ड्रिलिंग में जाना पड़ेगा, ट्यूबवेल बनाना पड़ेगा, उसमें पंप लगाना पड़ेगा. तो द रिच फार्मर कैन गो डीपर, बट द पुअर पीपल, देयर बोरवेल्स आर जनरली शैलो, क्योंकि पैसा ज्यादा नहीं होता है. सो व्हेन द वाटर लेवल गोज डाउन, down and down, so their tubewells or borewells are first affected, the poor man or woman tubewell, क्योंकि वाटर लेवल नीचे जा रहा है. अगर कोई वेल ड्राई होगा तो शैलो वेल ही पहले ड्राई होगा, पहले डाग वेल ड्राई होगा, उसके बाद शैलो बोरवेल और ट्यूबवेल जो भी है, हैंड पंप है, वो ड्राई होगा, और अंत में आपका जो डीप ट्यूबवेल ड्राई होगा. लेकिन डीप ट्यूबवेल ड्राई होने में बहुत समय लगता है, बिकॉज द वेल्स आर वेरी डीप. 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, इवन आजकल 500 मीटर, 600 मीटर का भी बोरवेल या ट्यूबवेल बन रहा है. सो दिस इज एन societal issue that is linked to overexploitation of groundwater resource. So in a nutshell, ये रिसोर्स इंडिया का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है. बट एट द सेम टाइम, अगर हम लोग इसको सस्टेनेबली मैनेज ना करें, जुडिशियसली मैनेज ना करें, मतलब ऐसा उनको मैनेज करना चाहिए जो उनका रिचार्ज, ग्राउंड वाटर का रिचार्ज और ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन, उसमें एक बैलेंस रहे. अगर वो बैलेंस ना रहे, उनको हम लोग कहते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तो वो सिचुएशन ना आए. दैट शुड बी लुक्ड इनटू, उनको देखना चाहिए. तो विद दिस लेट मी स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन. पहले ये सोच रहा था जो आपको एक ग्लोबल व्यू दे दूं, जो ग्राउंड वाटर, इंडिया बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है. लेकिन आप दूसरे कंट्री को देखिएगा, वर्ल्ड वाइड बहुत सारा कंट्रीज है जो ग्राउंड वाटर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, लाइक इंडिया. पर्टिकुलरली जो डेवलपिंग कंट्रीज है और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है, उसकी डिपेंडेंस ग्राउंड वाटर को ऊपर ज्यादा है. उसके कारण ये है, जो ग्राउंड वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट कम लगता है, एंड द पीपल कैन ऑल्सो टेक पार्ट, मतलब पार्टिसिपेट इन द ग्राउंड वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट. मान लीजिए एक डैम बनाना है, से इन ए कंट्री लाइक नामीबिया, मे बी उनको आपको से 500 मिलियन US डॉलर चाहिए वो डैम बनाने के लिए. उतना पैसा उनका पास होगा नहीं, तो वो प्रेफर करते हैं जो ग्राउंड वाटर रिसोर्स डेवलप हो, क्योंकि ट्यूबवेल बनाने में खर्चा कम आते हैं. और एक बार आप मोटिवेट कर दिए, अंडरस्टैंडिंग आ गए, जो कम्युनिटी है, जो पब्लिक है, वो भी आगे आ जाते हैं और ट्यूबवेल लगाते हैं. लाइक इन इंडिया, जो ग्राउंड वाटर का डेवलपमेंट हुआ, ये पब्लिक पार्टिसिपेशन से हुआ है. एज पर आवर लेटेस्ट एस्टिमेशन, माइनर इरिगेशन सेंसस, इंडिया में करीब करीब 22 से 23 मिलियन इरिगेशन वेल है, जिस इरिगेशन वेल में पंप लगा हुआ है और वो वर्किंग कंडीशन में है. 22 से 23 मिलियन, आई मीन करीब करीब 2.5 करोड़ ग्राउंड वाटर वेल है खाली इरिगेशन के लिए. और इनके लिए गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है ये बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ये बहुत ही मिनिमम है, क्योंकि पब्लिक अपना पैसा से लगाते हैं. तो जिनके पास, जिस गवर्नमेंट का पास साधन कम होता है, तो वो प्रेफर करते हैं जो ग्राउंड वाटर का डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा देन सरफेस वाटर. दैट्स व्हाई इन मेनी अफ्रीकन कंट्रीज, many Latin American countries, many Southeast Asian countries, you will find that groundwater development is more, or
the countries and the societies are more and more dependent on groundwater rather than surface water. ये जो ये है फिगर है, दिस फिगर शोज द एक्विफर पोटेंशियल एक्विफर सिस्टम थ्रू आउट द वर्ल्ड. पूरा वर्ल्ड में आप देखिएगा जहां जहां ब्लू पैचेस दिया हुआ है, सी माई कर्सर, दे आर द लार्ज एक्विफर्स. तो इसका मतलब ये नहीं है जहां एक्विफर है वहां वो डेवलपमेंट हुआ, आई मीन वेल लगाया गया. दिस मे नॉट बी ट्रू, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए एक तो है एक्विफर रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपकी ग्राउंड वाटर का डिमांड भी होना चाहिए, वेल लगना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, पब्लिक की, गवर्नमेंट की, जिसके भी हो. सो बहुत सारे ज्यादा फैक्टर्स इसमें रहता है. बट इफ यू सी लार्ज एक्विफर्स आर देयर इन रशिया. ये ब्लू कलर का मेरा कर्सर देखिए, एक्विफर रशिया में है. उसके बाद अफ्रीका में कई जगह में लार्ज एक्विफर्स है जिसमें काफी ग्राउंड वाटर भरा हुआ है. सहारा जो डेजर्ट है और सब सहारा रीजन जो अफ्रीका में है उसमें भी काफी ग्राउंड वाटर है. लेकिन इस सब ग्राउंड वाटर में अगर आप उठाइएगा तो ग्राउंड वाटर माइनिंग होता है. माइनिंग इसलिए कहा जाता है जो बिकॉज ऑफ द लो रेनफॉल इन दिस प्लेसेस रिचार्ज नहीं होता है. ग्राउंड वाटर तो है फॉर्मेशन के अंदर, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के अंदर, लेकिन आप उसको उठाइएगा और रिप्लेनिश नहीं होगा तो उसको हम कहते हैं ग्राउंड वाटर माइनिंग, जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन भी है. तो ये सिचुएशन सहारा सब सहारन कंट्रीज जो है अफ्रीका में, इट इज कॉमन. यू कैन सी माई कर्सर, इट इज हैपनिंग. दो देयर आर सम ग्राउंड वाटर अवेलेबल एट प्लेसेस. सेंट्रल अफ्रीका में भी कई लार्ज एक्विफर है. कमिंग टू द लैटिन अमेरिका, आप देखिए ब्राजील, अर्जेंटीना, बोलिविया, कोलंबिया, ये सब कंट्री में भी बहुत ज्यादा एक्विफर सिस्टम है, पोटेंशियल एक्विफर सिस्टम्स है. नॉर्थ अमेरिका में भी देखिए, नॉर्थ अमेरिका में तो कई जगह है जो बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर डिपेंडेंट है, लाइक कैलिफोर्निया. यहाँ भी बड़ा बड़ा एक्विफर है, लार्ज एक्विफर्स. आप कमिंग बैक टू इंडिया एंड साउथ ईस्टर्न एशिया, गल्फ कंट्रीज में उतना ज्यादा एक्विफर नहीं है, फ्रेश वाटर एक्विफर नहीं है. लेकिन इंडिया में इफ यू फॉलो माई कर्सर, नॉर्दर्न पार्ट इज द इंडो गैंजेटिक प्लेन, ब्लू पैच. ये है वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा एरिया ये है नहीं, लेकिन ये जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है, दैट इज द हाईएस्ट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टर इन द एंटायर वर्ल्ड. देयर आर वेरियस रीजन फॉर दैट, बहुत सारा कारण है, लेकिन एक मेजर कारण ये है जो एक्विफर सिस्टम इन द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स आर हाईली पोटेंशियल और आपकी डेंसली पॉपुलेटेड, डेंसली एग्रीकल्चर एरिया. इसके कारण पानी भी काफी चाहिए, और ये पानी वो इजीली डीप ट्यूबवेल बना लेते हैं, बोरवेल बना लेते हैं, ट्यूबवेल बना लेते हैं, डागवेल भी है. तो उससे ग्राउंड वाटर उठा के ये मेनली खेती करते हैं. बिसाइड्स दैट, इंडो गैंजेटिक प्लेन में जितनी आपकी अर्बन एरिया है, बड़ा बड़ा सिटी है, आप बिलीव नहीं करिएगा, वो सब सिटी भी almost entirely dependent on groundwater for the urban water supply, city supply के लिए. फिर आप आइए कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, आपकी इंडोनेशिया, मलेशिया, आपकी थाईलैंड. यहाँ जो है बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव एक्विफर्स नहीं है पोटेंशियल एक्विफर्स है, बट दे आर इन पैचेस. कमिंग बैक टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में उतना ज्यादा डिमांड नहीं है पानी की, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, पॉपुलेशन कम है. बट यू कैन सी द ब्लू, लार्ज ब्लू पैचेस आर देयर इन ऑस्ट्रेलिया. तो बड़ा बड़ा एक्विफर ऑस्ट्रेलिया में भी है, और ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन भी काफी होता है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी वो प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा, बहुत सारा एरिया में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन कॉमेंसुरेट रिचार्ज जो है वो ग्राउंड वाटर में हो नहीं रहा है. सो दैट इज ऑल्सो द ग्राउंड वाटर माइनिंग एंड ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉयटेशन इज ऑल्सो एन इशू इन ऑस्ट्रेलिया. अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर यूज.
पिछले स्लाइड में मैं दिखाया जो एक्वीफर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो आपको पहले ही बताया जो एक्वीफर का डिस्ट्रीब्यूशन अगर बहुत अच्छा हो, लेकिन ये भी हो सकता है जो वहां उतना ज्यादा ग्राउंड वाटर उठाया नहीं जा रहा है, क्योंकि उनका जो सिस्टम है उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ। बहुत सारा कारण होता है, उतना ज्यादा वाटर का डिमांड नहीं है। तो ये फिगर आप देखिएगा, जहां जहां लाल डॉट्स है और रेड कलर है, उसके मतलब वहां बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो रहा है। और जितना डेंस रेड कलर है, मतलब उतना इंटेंसली ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट हो रहा है। बहुत सारा कंट्री है जिसकी सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं है। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा सेट ऑब्वियसली। आप देखिएगा, अमेरिका में आप देखिए बहुत ज्यादा लाल डॉट्स है, कुछ कुछ जगह में डेंस लाल डॉट है। इसके मतलब ग्राउंड वाटर में काफी डिपेंडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पर्टिकुलरली वेस्ट कोस्ट देखिएगा, सादर्न पार्ट देखिएगा टुवर्ड्स मेक्सिको, एंड ऑल्सो इन द कंट्री ऑफ मेक्सिको ह्यूज डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर। सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका में भी काफी ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंडेंस है, उनका एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई एक्सेट्रा। साउथ अमेरिका में देखिए, ब्राजील, अर्जेंटीना में उतना ज्यादा ग्राउंड वाटर का यूज नहीं होता है, क्योंकि दे आर ब्लेस्ड विथ लॉट ऑफ रेनफॉल, एंड एट द सेम टाइम द पॉपुलेशन डेंसिटी इज नॉट दैट मच जो आपको बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज करना पड़े। तो फिर भी काफी अब द कोस्टल अटलांटिक कोस्ट का बराबर काफी ग्राउंड वाटर यूज होता है। और आपकी ब्राजील का सादर्न पार्ट में और अर्जेंटीना का कुछ कुछ जगह में आपका ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन काफी मात्रा में होता है। कमिंग टू यूरोप, अब यूरोप में आइए, ऑलमोस्ट इन एंटायर यूरोप लॉट ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन टेक्स प्लेस। आप देखिए करीब करीब लाल रंग दिखाई दे रहा है यूरोप में। तो फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटाली, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, इंग्लैंड, सदर्न पार्ट ऑफ इंग्लैंड, और आपकी टार्की, सब जगह आप देखिए, एंड इवन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप काफी मात्रा में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और यूटिलाइज किया जा रहा है। कमिंग टू द गल्फ कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज में आप देखिए सऊदी अरब में कम है, क्योंकि ज्यादातर दे आर डिजर्ट, लैक ऑफ एक्वीफर। लेकिन टाइग्रिस यूफ्रेटिस का जो फ्लड प्लेन है, उसका जो एक्वीफर है इन इराक, वेस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान, जॉर्डन, ये सब पार्ट में काफी ग्राउंड वाटर यूज होता है। कमिंग टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, आप देखिए जो अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, इजिप्ट, अलोंग द नाइल फ्लड प्लेन काफी ग्राउंड वाटर यूज हो रहा है। फिर आप आइए मदागास्कर, सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, ग्राउंड वाटर की यूटिलाइजेशन काफी है। फिर आप आइए चाइना, फॉलो माई कार्सर। चाइना में देखिए ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, जहां हिल रेंज कम है, लार्ज फ्लड प्लेन है, डेल्टाइक रीजन है, ग्राउंड वाटर काफी यूटिलाइज किया जा रहा है। कोरिया में, साउथ कोरिया, जापान काफी ग्राउंड वाटर डिपेंडेंट है। ओके, लास्ट टाइम एंड ऑस्ट्रेलिया में देखिए देयर आर फ्यू डॉट्स, क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा बहुत कम है, इसके कारण ग्राउंड वाटर उठाया जा रहा है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं है। नाउ कम टू इंडिया, दिस इज द पेनिनसुलर इंडिया। मैं इंडिया ना बोल के इसको इंडियन, आई विल से इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट यू कैन से मेड अप ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। ओके, एंड इफ यू सी कितना ज्यादा डेंस रेड कलर का है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दैट इंक्लूड्स पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड सदर्न पार्ट ऑफ नेपाल। वर्ल्ड के सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर इस पार्ट में उठाया जा रहा है। इतनी इंटेंसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है, except some part in the western part of USA like California and eastern part of China,
like in Eastern China Plain. So ये जो फिगर है ये आपको एक ओवरव्यू दे रहा है जो वर्ल्ड में आपकी इन द वर्ल्ड हाउ इंटेंसली द ग्राउंड वाटर इज extracted. And from this figure, you can easily understand that India is unparalleled. No country come closer to India in respect of groundwater dependence and groundwater extraction. Now, coming to the world scenario of water, total water, groundwater, surface water मिला के इस स्लाइड में ये लिखा गया that in same efficiency level of utilization and with an average economic growth scenario, same efficiency level of utilization is very very important जब आप वाटर रिसोर्स की बात करोगे, क्योंकि अगर आपका यूटिलाइजेशन वाटर रिसोर्सेज यूज एफिशिएंसी बढ़ गया तो आपका कम पानी से ज्यादा काम होता है। ओके, पानी आप कम उठाइएगा लेकिन काम ज्यादा होगा, तो हमारा वाटर यूज एफिशिएंसी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो हम एस्टिमेट एक दिखा रहा हूं, इस एस्टिमेट में ये कंसीडर किया दैट द एफिशिएंसी लेवल रिमेन सेम एंड एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ सिनेरियो। आई मीन द जो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर बहुत फास्ट होता है तो पानी भी बहुत ज्यादा लगता है, तो इसके कारण इस एस्टिमेट में ये कंसीडर किया गया जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट है अभी सेम ग्रोथ अगर कंसीडर करें, सेम लेवल ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी हम कंसीडर करें, तो आज हमारा पानी चाहिए, टोटल पानी रिक्वायरमेंट 4,500 बिलियन क्यूबिक मीटर और 4,500 किलोमीटर क्यूब, जो 2035 में 6,900 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगा, 6,900 बिलियन क्यूबिक मीटर। ओके, द एग्जिस्टिंग सप्लाई जो है 4,500 BCM बिलियन क्यूबिक मीटर सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर मिला के पूरा वर्ल्ड की, उसमें सरफेस वाटर है 3,500 बिलियन क्यूबिक मीटर और 3,500 बिलियन क्यूबिक मीटर एंड ग्राउंड वाटर इज 700 बिलियन क्यूबिक मीटर। सरफेस वाटर ज्यादा उठाया जा रहा है ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड, आप जब कंपेयर करिएगा, और ग्राउंड वाटर 700 बिलियन क्यूबिक मीटर। तो 2035 तक हमको एडिशनल 2,700 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी चाहिए, क्योंकि नाउ द रिक्वायरमेंट इज 4,500 एंड वी नीड 6,900 इन 2035। तो कहां से आएगा ये पानी? फ्रॉम वेयर द वाटर विल कम, एंड ऑल वी नीड इज फ्रेश वाटर। ये आप देखिएगा 2018 और 2035 की ये जो ग्राफ अगर आप देखिएगा तो दैट टेल्स यू द इंटायर स्टोरी। इसमें हम फिर बाद में आ रहा हूं, लेकिन इंडिया का प्रॉब्लम ये है जो हमारा जो वर्ल्ड फ्रेश वाटर रिसोर्स only 4% is there in India, but it is inhabited by 18% of global population. So it's a huge population. उनका domestic demand is also huge, and at the same time urbanization बढ़ रहा है, and urbanization means lot of water is required. Now 4% वर्ल्ड फ्रेश वाटर रिसोर्स इंडिया में है और 18% ग्लोबल पॉपुलेशन है। सो दिस इज ए बिग इशू फॉर ग्राउंड वाटर एंड वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया। नाउ कमिंग टू वाटर अवेलेबिलिटी इन इंडिया, टोटल प्रेसिपिटेशन इंडिया में हो रहा है 4,000 बिलियन क्यूबिक मीटर। इट इंक्लूड्स स्नोफॉल ऑल्सो। आप जानते हैं जो हिमालय की हायर हिमालय में there are significant volume of snowfall। जो आप सेंट्रल इंडिया या साउथ इंडिया में रहते हो, आप खाली कंसिडर सोचते हो जो बारिश से ही आ रहा है पानी, लेकिन बारिश का साथ साथ स्नोफॉल से भी पानी काफी आ रहा है। ओके, तो रेनफॉल एंड स्नोफॉल टोटल मिला के करीब करीब 4,000 बिलियन क्यूबिक मीटर है। आउट ऑफ दैट एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी इज 1,869 बिलियन क्यूबिक मीटर।
ओके, एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी मतलब ये पानी हमारा पास अवेलेबल होता है इंडिया की। यूटिलाइजेबल वाटर इज 1137 बिलियन क्यूबिक मीटर। I mean 61% of the annual water availability. यूटिलाइजेबल वाटर मतलब जो पानी हमारा रिचार्ज होता है ग्राउंड वाटर में, उसके साथ साथ जो पानी हमारा जो डैम बना हुआ है, रिजर्वर बना हुआ है, बैरेज बना हुआ है, उसमें स्टोर्ड होता है, इंक्लूडिंग दोज डैम्स और बैरेजेस व्हिच आर अंडर कंस्ट्रक्शन, उसको लेके। सो जितने पानी हम स्टोर करने पाते हैं ऑन द सरफेस, और एंड जितना पानी जमीन के नीचे रिचार्ज होता है, दोनों मिला के हमारा पास 1137 बिलियन क्यूबिक मीटर है। उसके अंदर सरफेस वाटर मतलब जो डैम में रहता है, जैसा आपका सरदार सरोवर डैम, भाखड़ा नांगल डैम, तेहरी डैम, ऐसा हजारों डैम है इंडिया में और बैरेजेस है, उसमें 690 बिलियन क्यूबिक मीटर स्टोर होता है। और ग्राउंड वाटर में जो रिचार्ज होता है हर साल, ये है 447 बिलियन क्यूबिक मीटर लिखा हुआ है। बट दिस डेटा वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द रेनफॉल। अगर रेनफॉल कम हुआ तो सरफेस वाटर जो 690 है वो भी थोड़ा कम होगा, ग्राउंड वाटर जो 447 बिलियन क्यूबिक मीटर है वो भी थोड़ा कम होगा। लेकिन बात यह है, जो यूटिलाइजेबल वाटर इज 1137 बिलियन क्यूबिक मीटर, बट द एक्सपेक्टेड डिमांड इन 2050 इज 1180 बिलियन क्यूबिक मीटर। पानी है हमारा पास 1137, लेकिन पानी चाहिए 2050 में 1180 बिलियन क्यूबिक मीटर। सो देयर विल बी ए बिग प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू फेस। नाउ कमिंग टू ग्राउंड वाटर, जो अबाउट 450 बिलियन क्यूबिक मीटर जो हर साल रिचार्ज हो रहा है इंडिया में ग्राउंड वाटर, तो इसका सर्विस देखिए आप। 62% ऑफ द इरिगेशन नीड ग्राउंड वाटर से आते हैं, ठीक है, जबकि सरफेस वाटर है अबाउट 690 बीसीएम, ग्राउंड वाटर है 450 बीसीएम, लेकिन इरिगेशन का 62% आ रहा है ग्राउंड वाटर से। रूरल ड्रिंकिंग वाटर का 85% आ रहा है ग्राउंड वाटर से। लेकिन मेरे हिसाब से इसको रीलुक करना चाहिए, रिकैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि जल जीवन मिशन जो आ रहा है, जो चल रहा है, उसके कारण रूरल एरिया में ग्राउंड वाटर का डिपेंडेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हो सकता है ये 85% से और ज्यादा होगा। एनीवे, एज पर द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, रूरल एरिया में ड्रिंकिंग वाटर का 85% ग्राउंड वाटर से आ रहा है, एंड मोर देन 50% ऑफ द अर्बन वाटर नीड इज कमिंग फ्रॉम ग्राउंड वाटर। जहां आपका ट्रेनिंग हो रहा है भुज कच्छ में, जबकि वहां बारिश है 300 मिलीमीटर, 250 मिलीमीटर और से 350 मिलीमीटर इन ए ईयर, वहां भी major water, I think almost entire water for the Bhuj urban area is coming from groundwater. So this is the service of groundwater in India. Now coming to the next slide, rising water demand. ये राइजिंग वाटर डिमांड अगर आप देखोगे 2010, 2025, 2050, मतलब कितना पानी इंडिया में चाहिए, टोटल पानी ग्राउंड वाटर सरफेस वाटर मिला के, 2010 में हमारा डिमांड था, वह डिमांड वाज 710 बिलियन क्यूबिक मीटर। 2025 में द डिमांड इज 843 बिलियन क्यूबिक मीटर, बिलियन क्यूबिक मीटर। और 2050 में आई टोल्ड यू आवर डिमांड विल बी 1180 बिलियन क्यूबिक मीटर। देखिए कितना फास्ट इंडिया का वाटर डिमांड बढ़ रहा है। 710 से करीब करीब 70% बढ़ गए 2050, 1180 बिलियन क्यूबिक मीटर। लेकिन अगर आप ये ग्राफ देखिएगा, द ब्लू कलर ग्राफ, ब्लू कलर पार्ट इज द डिमांड फॉर इरिगेशन। तो 2010 में 557
बिलियन क्यूबिक मीटर डिमांड था ग्राउंड वाटर की, जो बढ़ के 807 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगा 2050 में। ओके। एंड ड्रिंकिंग वाटर करीब करीब 111 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर की। इंडस्ट्री के लिए चाहिए 2050 में करीब करीब 81 बिलियन क्यूबिक मीटर। और एनर्जी एनर्जी के लिए चाहिए अबाउट 70 बिलियन क्यूबिक मीटर। एनर्जी मतलब इसमें हाइडल पावर भी है, थर्मल पावर स्टेशन है, ये दोनों एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए। तो ये करीब 70 बिलियन क्यूबिक मीटर। ओके। तो हमारा पास अब देखा करीब करीब 1180 बिलियन क्यूबिक मीटर हमारा पास वाटर का सप्लाई, सॉरी, आप प्रीवियस स्लाइड देखिएगा, 1137 बिलियन क्यूबिक मीटर हमारा पास यूटिलाइजेबल वाटर अवेलेबल है। लेकिन हमको 2050 तक डिमांड हो जाएगा 1180 बिलियन क्यूबिक मीटर। तो ये हाउ वी कैन manage this? We have to manage this by judicious use of water, by sustainable use of water, and by enhancing water use efficiency. Okay. Now coming to the global groundwater extraction, मैं आपको ये बता रहा था जो इंडिया इज द लीडर इन ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। ये लेफ्ट हैंड साइड का कार्व अगर आप देखोगे तो 2050 से 2010 तक डिफरेंट कंट्रीज का जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का ग्रोथ है वो इसमें दिया हुआ है। इनमें आप देखिए जो दिस इज, फॉलो माय कर्सर, दिस इज द इंडिया का ग्रोथ। एंड इंडिया का ग्रोथ इज द स्टीपेस्ट, सरपासिंग ऑल अदर कंट्रीज। उसके बाद है आपका यूएसए का। यूएसए का देखिएगा जो 2050 में हमारा करीब था 20 बिलियन क्यूबिक मीटर, जबकि अमेरिका का था 50 बिलियन क्यूबिक मीटर 1950 में। लेकिन अमेरिका का करीब करीब 110 बिलियन क्यूबिक मीटर में उनका स्टेबल हो गया ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन आफ्टर 1980। लेकिन हमारा जो करीब 20 बिलियन क्यूबिक मीटर था 1950 में, अभी वो करीब पहुंच रहा है 250 बिलियन क्यूबिक मीटर। ओके। चाइना का भी सेम है। चाइना का 1950-60 में बहुत कम था, और मेरा कर्सर देखिए आप, ये बढ़ने लगा। लेकिन 2000 के बाद चाइना का भी जो एक्सट्रैक्शन है वो एक प्लेटो में आ गए, आई मीन बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा। लेकिन इंडिया का एक्सट्रैक्शन इज कंटिन्यूअसली राइजिंग। एंड ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया का, जो वाटर रिसोर्सेज का जो पॉलिसी मेकर्स है, जो प्रैक्टिशनर्स है, जो रिसर्चर है, इट इज अ बिग इशू एंड बिग चैलेंज। जो कैसे, हाउ द राइजिंग ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कैन बी कर्ब। खाली ऐसा नहीं है जो आपकी इरिगेशन की सप्लाई कर रहा है, इंडस्ट्री को दे रहा है, ड्रिंकिंग वाटर को दे रहा है। बहुत सारा हमारा इकोसिस्टम सर्विस जो है, दे आर ऑल्सो लिंक टू ग्राउंड वाटर। Okay, like there are thousands of wetlands in the northern India, even in the southern India, they are linked to groundwater. Groundwater अगर sufficient रहे तभी वो wetland बचेगा। And wetland का जो biodiversity है, they are very very important. Similarly, आपके peninsular India जो है, उनका जो rivers है, वो river का non monsoon flow जो है, that is entirely from groundwater through an effluent seepage. तो आपका अगर ओवर एक्सप्लॉइटेशन इतना तेजी से चलता रहेगा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, वन डे विल कम दैट द एंटायर रिवर सिस्टम इन द सेंट्रल एंड पेनिनसुलर इंडिया विल रिमेन कंप्लीटली ड्राई वंस द मॉनसून इज ओवर। ओके। और ये अब देखिए, आपको मैं बोला था जो 22 मिलियन वेल्स है जो इरिगेशन सेक्टर के लिए। नाउ कमिंग टू जो कहां से इतना ज्यादा ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंडेंस इंडिया का बढ़ गए। ये क्या हुआ, इंडिया में ग्राउंड वाटर का यूज तो होता ही था फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। यू कैन सी देयर वाज ए प्रैक्टिस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड आर्टिफिशियल रिचार्ज इन इंडिया। यू विल नॉट बिलीव, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द एंटायर वर्ल्ड, 1000 साल पहले, 800 साल 700 साल पहले,
उस समय से देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग आहर पाइन सिस्टम इन द स्टेट ऑफ बिहार, इन द सदर्न पार्ट ऑफ बिहार। जो साउथ बिहार से बारिश के पानी आता था उसको वो लोग कंजर्व करते थे, उससे ग्राउंड वाटर का भी रिचार्ज होता था, और आपकी रबी क्रॉप भी उससे वो लोग उगाते थे। आई मीन दे यूज टू ग्रो रबी क्रॉप ऑल्सो। सो ऐसा स्टोरीज ऑफ ground water, surface water conservation and recharging groundwater, they are available from different parts of India, पूरा इंडिया से। कच्छ का प्राक्सर और हमीसर का स्टोरी आप लोग जानते होंगे, नहीं तो आपको जडेजा साहब बताएंगे, जो हाउ द इंट्रीगेटेड ड्रेनेज सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड to collect the rainwater and put into two big reservoir in Kutch, in Bhuj city, Praksar and Hamisar, where the water will remain for further use in the non-monsoon period, and at the same time they will keep on recharging the groundwater, जिसके ऊपर कच्छ एरिया काफी डिपेंडेंट है। ओके, लेकिन इतना ज्यादा जो ग्राउंड वाटर का डिपेंडेंस इंडिया का बढ़ गए एंड वर्ल्ड का एकदम लीडर बन गया ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन में, ये शुरू हुआ 1960s में। 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन एम.एस. स्वामीनाथन, उनका लीडरशिप में, जो आपके इंडिया को फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ डिपेंडेंट होना है। उसके पहले इंडिया यूज टू इंपोर्ट lot of food grain from USA, from Russia, from other countries. लेकिन 1960s में there is a complete turnaround और green revolution हुआ। There is a huge increase in food grain production. Now India is not only self-dependent in food grain production, but also exporter, one of the major exporter of food grain like rice and wheat. लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन का एक दूसरा स्टोरी भी था, एक पिटफॉल भी था। वो है जो ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन का शुरुआत हुआ। ओके, तो 1960s में जो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स वो ग्राउंड वाटर में सडनली इंटरेस्टेड क्यों हुआ? द रीजंस आर groundwater is available in all terrain, all geological framework areas and round the year. मतलब आपको जैसा ही जमीन हो, जैसा ही जियोलॉजी हो, मे बी हार्ड रॉक एरिया और इंडो गैंजेटिक प्लेन, you will get groundwater everywhere. Maybe less in quantity, maybe more in quantity. And more important, round the year. Say you have a dam और कैनाल है, कैनाल कमांड में आपका जमीन है, so you will feel that you are lucky क्योंकि आपका जमीन कैनाल के किनारे है या कॉमन एरिया में। बट ऐसा हो सकता है जो बारिश नहीं हुआ, डैम में पानी इज इनसफिशियंट, उनको ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए अर्बन एरियाज में देना है, तो एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए वो पानी बंद कर देगा। सो देयर विल बी नो वाटर इन द कैनाल एंड यू मे नॉट गेट वाटर इन योर लैंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। लेकिन एट द सेम टाइम नॉन मानसून सीजन में, ड्राई सीजन में हो सकता है कैनाल में इनसफिशियंट पानी हो, लेकिन आपका पास अगर एक बोरवेल होगा, एक ट्यूबवेल होगा, ऑलवेज यू विल गेट सम वाटर। Then get point number 2 is greater control over the source by the user. This is very, very important. I mean, if you are in canal command area, water जो आपका पास आ रहा है उसके ऊपर कंट्रोल आपका नहीं है। हो सकता है आपका जो क्रॉप है जमीन में उसको उन समय पानी नहीं चाहिए, लेकिन कैनाल में पानी है, आपको लेना पड़ेगा। लेकिन आपका पास अगर डीप ट्यूबवेल है तो आपका कंट्रोल है उसके ऊपर, बिकॉज when you need water, you switch on the deep tubewell or tubewell, the water will come. इसके कारण जब ग्राउंड वाटर यूज होता है उसका यील्ड ज्यादा होता है, क्रॉप का यील्ड ज्यादा होता है और वाटर यूज एफिशिएंसी भी बेटर होता है। Then point number 3 is dependable source in dry spells and serve in drought years. मान लीजिए आपका ड्रॉट हो रहा है, बारिश फेल हुआ, then your tanks are dry, reservoirs are dry, barrages are dry, but you will get even groundwater, maybe in lesser quantity, लेकिन
some irrigation and some drinking water supply can go on. Then point number 4 is also very important, better quality, relatively free from bacteriological contamination. बेटर क्वालिटी के मतलब ये हुई जो आपकी बहुत सारा एरिया में मान लीजिए रिवर वाटर की क्वालिटी उतना, सरफेस वाटर का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, और often the surface water are contaminated with bacteriological contamination. But this point is more true for the urban water supply or rural drinking water supply, I mean domestic water supply. Next point is less investment individual user can afford. I mean surface water आप तो खुद कैनाल नहीं बना सकते, ओके, पॉन्ड तो बना सकते हैं, छोटा सा रिजर्वर बना सकते हैं, बट इट इज वेरी इजी टू ड्रिल ए ट्यूबवेल. आप एक रिग मैन को बुलाइए, विद इन 7 days योर वेल विल बी ड्रिल, fitted with pump and everything will be ready. Investment भी कम है. So ये आपकी this was another attraction. Then another point जो अभी उभर के आ रहा है, better resilience in climate change. ये 1960s का फिनोमेना ट्रूली नहीं था, लेकिन आजकल का फिनोमेना है. आप देख रहे हो बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज there are considerable changes taking place in the rainfall distribution and pattern. Okay, कभी आपका हाई इंटेंसिटी रेनफॉल आ जा रहा है, कभी रेनफॉल कम हो रहा है, तो इसके कारण आपका जो सरफेस वाटर सप्लाई सिस्टम है दे आर ऑल्सो इन ट्रबल. लेकिन ग्राउंड वाटर के अगर आपका पास वेल है तो आपका रेनफॉल कम हो ज्यादा हो, ऊपर फ्लड हो ड्रॉट हो जमीन के ऊपर, but your tubewell or deep tubewell is always working and will keep on giving you water. Then point number, last point and very, very important, to take forward the green revolution and huge dependence on groundwater is the subsidy in energy cost for lifting. You know, surface water का एक एडवांटेज है जो आपका अंडर ग्रेविटी ये फ्लो करके आते हैं कैनाल से. You don't need energy to take water from the canal to your land, to your agricultural field. लेकिन ग्राउंड वाटर हो सकता है 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर नीचे रहता है. ओके, ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया में तो बहुत नीचे, लाइक वेयर यू आर नाउ इन कच्छ एरिया, देयर द वाटर लेवल इज क्वाइट डीप. तो काफी एनर्जी लगता है इसको उठाने के लिए. इट कैन बी इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन बी डीजल, लेकिन गवर्नमेंट जो है उस एनर्जी को सब्सिडाइज करते हैं. सो दैट इज एन ह्यूज अट्रैक्शन फॉर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर. सो दीज आर द मेजर फैक्टर जो इंडिया में बिग पुश हुआ है ग्राउंड वाटर यूज के लिए. एंड इट हैज स्टार्टेड इन द ईयर ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 1960 with the advent of green revolution. Now coming back to groundwater की जो importance, though it accounts 38% of total utilizable water resources, आपको मैं पहले ही बताया जो कैसे इसका इरिगेशन नीड को मीट करता है, ड्रिंकिंग वाटर नीड को मीट करता है, या अर्बन वाटर नीड को मीट करते हैं. Now there are some interesting facts that groundwater based irrigation flourished since 1970 60 का एंड और 1970 इस समय जैसा ग्रीन रिवोल्यूशन आया, फ्लरिश किया, ग्राउंड वाटर बेस्ड इरिगेशन भी फ्लरिश किया. ग्राउंड वाटर और इरिगेशन इतना ज्यादा लिंक्ड इसलिए है, 90% जो ग्राउंड वाटर इंडिया में उठाया जा रहा है, अबाउट 250 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी ग्राउंड वाटर जो हम लोग उठाते हैं, 90% उसका यूज होता है इरिगेशन. दैट्स वाई इरिगेशन की बात बार बार आती है. ओके, तो ग्राउंड वाटर बेस्ड इरिगेशन फ्लरिश इन 1970s but has created more irrigation in last 30 years than huge public investment in canals in last 170 years. देखिए पिछले 30 इयर्स में जितना इरिगेशन क्रिएट किया गया ग्राउंड वाटर से,
जिसमें गवर्नमेंट का हार्डली एनी इन्वेस्टमेंट इज देयर, वो पिछले 170 साल से जो कैनाल और डैम से जो इरिगेशन फैसिलिटी क्रिएट किया गया उससे ज्यादा है। और जहां लाखों करोड़ों रुपया खर्चा किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बड़ा बड़ा इरिगेशन डिपार्टमेंट बना स्टेट में, बड़ा बड़ा डैम का अथॉरिटी बना, लेकिन पिछले 170 साल में जो ये इतना बड़ा बड़ा डैम और कैनाल सिस्टम से जितना इरिगेशन फैसिलिटीज क्रिएट किया गया लाखों करोड़ों खर्चा करके, उससे ज्यादा फैसिलिटीज क्रिएट किया गया लास्ट 30 इयर्स में थ्रू ग्राउंड वाटर, थ्रू ट्यूबवेल एंड डीप ट्यूबवेल। ओके। और अगर बहुत आप नॉमिनल प्राइस रखोगे ग्राउंड वाटर की, बहुत ही नॉमिनल, द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टेड इन इंडिया इज अबाउट 8 बिलियन US डॉलर हर साल, ओनली फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए जितना पानी उठाया जा रहा है उसके अगर एक नॉमिनल प्राइस आप रखोगे वो है 8 बिलियन US डॉलर। और इनका जो लिंक्ड इकोनॉमी है वो वैल्यू है अबाउट 75 to 80 बिलियन US डॉलर पर ईयर। ये थोड़ा पुराना एस्टिमेट है, पब्लिकेशन बाय द इमी टाटा सेंटर इन आनंद, 2000, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2017-18 की। आप सोच सकते हैं 75 to 80 बिलियन US डॉलर ग्राउंड वाटर लिंक्ड इकोनॉमी है। उसके साथ ग्राउंड वाटर का साथ जुड़े हुए है लाखों आपके इलेक्ट्रिशियन, लाखों मैकेनिक, ड्रिलिंग रिग, मशीनरी, pipes, fittings, pumps, many things are linked. So you can imagine what is the size of the economy. And it contributes about 9% of India's gross domestic product. But mostly it remains silent. Mostly. आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में चला जाओ, आपको बड़ा बड़ा इरिगेशन डिपार्टमेंट मिलेगा, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट मिलेगा, लेकिन ग्राउंड वाटर का सेल का नाम पे there are many states where the departments are very small or even non-existent. जबकि ऐसा ऐसा स्टेट भी है जहां ऑलमोस्ट एंटायरली ग्राउंड वाटर से चल रहा है उनका वाटर का जो सप्लाई और डिमांड है, लेकिन ग्राउंड वाटर के डिपार्टमेंट के नाम पर एक छोटा सा डिपार्टमेंट वो लोग रखे हुए हैं। एनीवे, नाउ आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद स्टेडी शिफ्ट टू ग्राउंड वाटर ये आपका चल रहा है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस किया। नाउ पहले भी आपको आप बताया जो ग्राउंड वाटर है पर्टिकुलरली इंडिया का एग्रीकल्चर का बैकबोन। एग्रीकल्चर इज इंडियाज बैकबोन एंड मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर से जनरेट होता है। और ग्राउंड वाटर का जो पानी उठाया जा रहा है उसका 90% एग्रीकल्चर में जाते हैं। और टोटल वाटर आप देखोगे 62% ग्राउंड वाटर से सर्व हो रहा है और 38% मात्र सर्व हो रहा है सरफेस वाटर से। ओके। आप ये पाई डायग्राम देखिए, ट्यूबवेल से 46% इरिगेटेड एरिया कवर हो रहा है। सी द पाई डायग्राम, मेरा जो कर्सर है इसको देखिए। कैनाल से हो रहा है मात्र 24%, टैंक से हो रहा है 2%, अदर वेल जिसमें डाग वेल और छोटा छोटा वेल ये सब से है उससे हो रहा है 17%, एंड अदर सोर्सेस है 11%। एंड टोटल इरिगेटेड एरिया इंडिया में है 68%, 68.38 मिलियन हेक्टर। ओके। एंड अगर दूसरी फिगर आप देखोगे जो 1950 से 2012 तक जो डिफरेंट सोर्स का जो कवर है इरिगेशन के लिए, हाउ दे आर बिहेविंग, द रेड लाइन है, फॉलो माय कर्सर, 2050 50-51 से 2012 तक देयर इज द कैनाल इरिगेशन इज ऑलमोस्ट स्टेबिलाइज्ड। देयर इज नो इंक्रीज इन द कैनाल इरिगेशन ओवरऑल आप इंडिया में देखोगे तो। सो एरिया अंडर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ये
20 मिलियन हेक्टर था 1950 में, ये बढ़ के अभी करीब करीब 70 मिलियन, सॉरी 65 मिलियन हेक्टर पहुंच गए 2012-13 में, ग्राउंड वाटर डिपेंडेंस। जबकि जो कैनल का है वो करीब 8 मिलियन हेक्टर था 1950 में, वो करीब करीब 10-11 मिलियन हेक्टर रह गए 2011-12 में। जो आपका 8 करीब करीब 7 मिलियन हेक्टर था 2050 में, और आप ये बढ़ के अभी करीब 35-40 टचिंग मिलियन हेक्टर। एंड द ब्लैक वन इज द क्यूमुलेटिव ऑफ दिस टू, दोनों मिला के। तो ये बात ये है, जो ग्राउंड वाटर का इजी अवेलेबिलिटी, आपकी ओवर बेटर कंट्रोल, फार्मा चाहते हैं, एनर्जी का सब्सिडी है, तो एंड इरिगेशन के लिए इतना ज्यादा यूज हो रहा है। दीज आर द मेजर रीजन फॉर द ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड व्हिच इज ए मेजर चैलेंज। अगर आप फूड ग्रेन प्रोडक्शन आप देखोगे, जो 1950s में जो 52 मिलियन मेट्रिक टन था, वो 2016-17 में 276 मिलियन मेट्रिक टन पहुंच गए। ओके, एंड पर कैपिटा फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी, इन स्पाइट ऑफ आवर significant increase in population, has increased from 150 to 186 kg per annum। तो ये जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन का जो इतना इंक्रीज हुआ, आई मीन जो फूड सिक्योरिटी इंडिया में आया, इसकी ग्राउंड वाटर का एक मेजर कंट्रीब्यूशन इसमें है। सो विद दिस स्टोरी आई विल कम इनटू द एक्विफर्स इन इंडिया टू गिव यू एन आइडिया, ओवरऑल आइडिया, जो इंडिया में एक्विफर सिस्टम कैसा है और ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। I hope you all understand aquifer. Aquifer is a geological formation where groundwater remains in sufficient quantity. I repeat, sufficient quantity, so that you get adequate water to serve your purpose. ऐसा नहीं है जो आप ड्रिल किया और बहुत ही कम पानी आ रहा है, कॉस्ट बेनिफिट में नहीं आ रहा है, आपका पर्पस नहीं सर्व हो रहा है, लेकिन थोड़ा पानी आ रहा है तो उसको आप एक्वीफर कहिएगा। एक्वीफर का तभी कहिएगा व्हेन देयर विल बी सफिशिएंट वाटर इन दैट फॉर्मेशन एंड द वाटर विल कम at least to serve your need. I will take a 2 to 3 minute break, then enter into the following slide. मेरा एक सवाल है यहाँ पर। हाँ बोलो। इसमें लिखा है एक्विफर में कि सफिशिएंट वॉल्यूम एंड अलाउज एडिक्वेट यील्ड थ्रू वेल्स, और जो हमने सुबह वाली डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें था कि पोरस भी होता है एक्विफर और परमिएबल भी होता है उसका पानी। पर मेरा ये सवाल है कि मान लीजिए पानी अवेलेबल है और परमिएबल भी है, पर जो रॉक का टेरेन ऐसा है कि कोई उसमें स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है, तो जरूरी है कि एक्विफर होगा तो कोई वहां पे स्ट्रक्चर के थ्रू हमें पानी मिलेगा ही। हो सकता है कि एक्विफर हो पर वहां पे कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल ना हो या रिचार्ज एरिया ना हो, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली वेल्स लिखा है डेफिनेशन में। जी, सुबह का जो सेशन था उसमें साइंस की बात थी, ये साइंस का एप्लीकेशन की बात है। अब समझ रहे हो, अगर मान लो कि हम वेल डेवलप कर रहे हैं, अगर एक वेल बनाया, 2-3 लाख का खर्चा कर दिया हमने, और उसमें से पता चला कि पूरे दिन में 2 बकेट पानी निकल रहा है। हाँ, एक्विफर एज ए साइंटिफिक टर्म हम बात करेंगे तो एक रॉक मास है जो पानी को संग्रह करता है, ड्राई हम्म। होने पर चार्ज हो सकता है, पानी को बहाने की क्षमता रखता है, अगर पानी को बहाया नहीं तो पानी रिलीज नहीं कर पाएगा। तो हम्म। दैट्स ए डेफिनेशन ऑफ रॉक। रॉक और चट्टान और पानी का जो संबंध है वो ये है। और अब जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक्विफर में से हमें सफिशिएंट क्वालिटी, और जैसे आपने आपने बोर बनाया और बहुत खारा पानी निकला हम्म। वेल का, तो यूटिलाइजेबल नहीं है। हाँ, इट हम्म। डजंट मीन एक्विफर नहीं है वहां पे, हाँ, एक्विफर तो वाटर है। इज नॉट यूटिलाइजेबल।
कभी पानी आया, बहुत कम पानी आया तो उसका यील्ड कम है, तो उस जगह पे इतना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। वो बात की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। मान लीजिए अगर रॉकी टेरेन हुआ, मतलब एक्व जमीन में पानी तो है पर वो खोदी ही नहीं जा सकती, तो उसका मतलब, क्योंकि वो टेरेन बहुत ही हार्ड रॉक है, तो उसका मतलब उसमें तो ये उसमें एक्विफर तो तो हो। उसमें तो टेक्नोलॉजी की जरूरत है। ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास अगर है, आज हम अलग अलग तरीके से कर सकते हो, तो डिफरेंट रॉक टाइप में डिफरेंट ड्रिलिंग टेक्निक से ड्रिलिंग हो सकता है। ऐसा नहीं है इतने, जैसे आप देख लो कि ये ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए 2-2 हजार 3-3 हजार मीटर तक भी जा रहे हैं, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि सारे सॉफ्ट डेटा आते हो। जैसे ऑयलिंग की भी बात करी, तो जो जो ऑयलिंग के लिए जो ड्रिलिंग होती है योगेश भाई, वो एक्विफर के बियॉन्ड होती है, क्योंकि सी, ऑयलिंग की ड्रिलिंग या ग्राउंड वाटर की ड्रिलिंग, ड्रिलिंग इज अ टेक्निक टू एक्सट्रैक्ट ए लिक्विड सब्सटेंस फ्रॉम द रॉक। तो ऑयल ऑयल हम्म है, पानी पानी है, दोनों लिक्विड फॉर्म में है, और वो दोनों हम्म रिजर्वर है जो अगर हम जैसे एक्वीफर बोल रहे हैं तो पानी को संग्रह करता है, ऑयल के किस्से में वही रॉक है, वो रिजर्वर हो जाएगा वहां पे। सैंडस्टोन जब पानी निकालेगा तो एक्वीफर हो जाएगा, वही सैंडस्टोन जब ऑयल निकालेगा तो रिजर्वर हो जाएगा। क्योंकि दोनों रॉक में जो भी चीज संग्रह होने के लिए उसको पोरोसिटी चाहिए, तो ऑयल भी हम्म लिक्विड है, तो लिक्विड को रहने के लिए भी उसमें पोरोसिटी चाहिए, पानी को रहने के लिए भी पोरोसिटी चाहिए। हम्म एक्चुअली मैं लेवल की बात कर रही थी कि वो जो ऑयल मिलता है वो एक एक्विफर के नीचे वाले लेवल पे ही जरूरी मिलता होगा, राइट? नहीं, वो जरूरी नहीं है, वो जरूरी अच्छा। नहीं है। और इसके अंदर ये जो इनका क्वेश्चन था उसके अंदर जो रॉकी वाला जो बोल रहे थे उसके अंदर मुझे लगता है वो जो टेक्निक्स है जो हम यूज करते हैं, लाइक केसिंग करते हैं ट्यूबवेल में, अगर स्ट्रेटा जैसा होता है, मान लीजिए जिस तरह का भी स्ट्रेटा होता है जमीन में, अगर जमीन धंसने वाली होती है तो हम लोग केसिंग करते हैं जो ट्यूबवेल वगैरह में, तो अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू हम लोग मतलब पानी को मतलब एक्सट्रैक्ट करना तो सीख ही चुके हैं। हाँ, वो तो लोगों ने बहुत कर लिया है। अभी जो बोल रहे थे ना, हाँ सर, यही बता रहे थे कि कितने सारे, मतलब आप ये मान के चलो कि इतने सारे बोरवेल बने हैं। एक बोरवेल का आप 5 लाख रुपया कीमत लगाओगे तो कितना रुपया इन्वेस्ट कर चुके हैं हम लोग इसके ऊपर। और पूरे भारत में अलग अलग टेरेन में, अलग अलग ज्योग्राफी में, अलग अलग रॉक्स में बहुत सारे ड्रिलिंग हो चुकी है। तो नीचे तो हमने पूरा खोल के देख लिया है कि क्या सिचुएशन है। अभी देखिए जो एक्वीफर्स, आपको तो यू नो एक संस्कृत में वर्ड है जो नाना मुनि नाना मत। बहुत ज्यादा मुनि ऋषि होता है तो बहुत ज्यादा उनके मत विरोध भी होता रहता है। तो सिमिलरली ग्राउंड वाटर में जो एक्वीफर की बात आती है, so when it comes to the classification of aquifers in India, so the different expert feels in a different way. You mean if you see the publications, if you see the reports, डॉक्यूमेंट्स, आप बहुत आपको मिलेगा एक्वीफर का क्लासिफिकेशन। हार्ड रॉक एक्वीफर, सॉफ्ट रॉक एक्वीफर, पुअर एक्वीफर, स्ट्रॉन्ग एक्वीफर, आपकी गुड एक्वीफर, बैड एक्वीफर, और बहुत तरह तरह का क्लासिफिकेशन मिलेगा। टू रिजॉल्व दिस, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एक एक्वीफर सिस्टम्स ऑफ इंडिया इसको डेवलप किया, जो एकेडमिक्स से भी व्यू लिया। डिफरेंट डिपार्टमेंट जो जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जो डिफरेंट एंगल में जियोलॉजी का काम करते हैं। और जब ग्राउंड वाटर की बात आती है तो यू कैनॉट इग्नोर द जियोलॉजी, बिकॉज इट रिमेन्स इन द रॉक एंड यू नीड टू नो द रॉक ऑल्सो। सो सबका साथ कंसल्ट करके जो बनाया, और करीब आपकी 24,000 मॉनिटरिंग वेल का वाटर लेवल का डेटा इनके पास है, 4 times in a year since last 50 years at least, plus thousands of exploratory well ड्रिल किया गया, उनका पंपिंग टेस्ट डेटा है, प्लस क्वालिटी का डेटा है। जो 22,000 23,000 जो मॉनिटरिंग स्टेशन है, इसका साल में एक बार क्वालिटी एनालिसिस होता है। तो सब कुछ को सिंथेसाइज करके एक एक्वीफर क्लासिफिकेशन दिया गया है, जो होपफुली everybody will agree to it and everybody agrees. So
देयर आर 42 मेजर एक्विफर सिस्टम है इंडिया की। ये आप गूगल करके सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का वेबसाइट में जाओगे तो एक्विफर सिस्टम्स ऑफ इंडिया आपको मिल जाएगा। तो उसमें ये दिखाया गया 42 मेजर एक्विफर सिस्टम है। अभी ये 42 मेजर एक्विफर सिस्टम, दे आर मोस्टली अलाइंड विद द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन सब जियोलॉजिकल रॉक्स। लेकिन ऐसा नहीं है जो जियोलॉजिकल रॉक्स अलग हुआ तो एक्विफर अलग हो जाएगा। जियोलॉजिकल रॉक्स का जो जीआईएस लेयर है डिफरेंट टाइप, उसके ऊपर एक्विफर हाइड्रोलिक्स को सुपर इम्पोज किया, ग्राउंड वाटर रिसोर्स अवेलेबिलिटी को सुपर इम्पोज किया गया, और ग्राउंड वाटर क्वालिटी एंड वाटर लेवल को सुपर इम्पोज किया गया। उसके बाद ये आया जो 42 मेजर एक्विफर सिस्टम यहाँ है। ये रिपोर्ट, ये जो 42 aquifer system is map में you can see, and at the same time you can go to the in the website also and you can find the document. Coming to the further and I will say little bit consolidated classification, 14 principal aquifer system इसके है। मतलब वो जो प्रीवियसली आपका 42 मेजर एक्विफर सिस्टम था उसमें ये फील किया गया जो कुछ कुछ एक्विफर सिस्टम जो है उसको क्लैप कर सकते हैं, मिला सकते हैं, मिला के 14 आपका प्रिंसिपल एक्विफर सिस्टम इंडिया में अल्टीमेटली डायग्नोस किया गया। ये 14 प्रिंसिपल एक्विफर सिस्टम जो है, व्हाट आर द एक्विफर्स? नंबर 1 इज एलुवियम, नंबर 2 इज लैटेराइट, नंबर 3 इज बेसॉल्ट, then sandstone, then shale, then limestone, then granite, schist, quartzite, charnocite, khondalite, banded gneiss complex, gneiss, intrusive। इसमें आप लोग जो जियोलॉजी के स्टूडेंट हो, दे विल इजीली अंडरस्टैंड इस सब का मीनिंग, लेकिन जो जियोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। 14 प्रिंसिपल एक्विफर सिस्टम। Okay, now the alluvium to those who are not geologists, उनके लिए alluvium मतलब जो basically loose rock है, loose मतलब sandstone, clay, sorry sandstone नहीं, sand, loose sand, clay, and एओलियन भी जो है, एओलियन मतलब विंड बोर्न सेडिमेंट जो राजस्थान में मिलता है, वो भी alluvium का अंदर लिया गया। तो that is covering the almost entire northern part of India, covering 31% of the geography. Okay, आप देख सकते हो ब्लू कलर की राजस्थान में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, कोस्टल उड़ीसा, कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड ऑलमोस्ट एंटायर आसाम। लेकिन इस एलुवियम में विंड बोर्न डिपॉजिट भी है राजस्थान की, और रिवर बोर्न डिपॉजिट भी है जिसको हम एलुवियम कहते हैं, रिवर एलुवियम भी कहते हैं। ओके, लेकिन बोथ ऑफ देम फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग गुड एक्विफर सिस्टम प्रोवाइडेड रिचार्ज उसमें रहे। ओके, नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट है बेसॉल्ट। बेसॉल्ट एक हार्ड रॉक है, लेकिन उनका जो एक्विफर का कैरेक्टर है, हार्ड रॉक है लेकिन मिलते जुलते हैं। In most of the places when you travel in by railway, रेलवे लाइन के नीचे जो बैलास्ट, जो रॉक का टुकड़ा दिया रहता है, the best is basalt, mostly basalt रहता है, so you can identify it black color. Entire Maharashtra, western part of Madhya Pradesh, hello, western part of Madhya Pradesh, Gujarat, major part of Saurashtra, Gujarat, and even northern part of Karnataka is covered by the green color। आप ये दे सकते हो बेसॉल्ट। ये करीब करीब 17% जियोग्राफिकल एरिया कवर किया हुआ है। ओके, इसकी जो एक्विफर है इसमें भी एक मल्टी लेयरिंग सिस्टम है। मतलब जो एलुवियल एक्विफर का एक मेजर कैरेक्टर होता है वो है मल्टी टायर्ड एक्विफर सिस्टम। आई मीन इफ यू ड्रिल ए वेल से इन लखनऊ, you will get number of aquifers, say in your well maybe 300 meter deep, maybe top 100 meter में आपको एक एक्विफर मिलेगा,
100 to 200 मीटर में आपको दूसरा एक्वीफर मिलेगा, 200 to 300 मीटर में आपको तीसरा एक्वीफर मिलेगा। मतलब जहां जहां आपको सैंड लेयर मिला, लूज सैंड, तो आपका एक्वीफर हुई एलुवियम में। लेकिन जहां जहां आपको क्ले लेयर मिला, या सैंडी क्ले लेयर मिला, या सिल्टी क्ले लेयर मिला, वो आपका एक्वीफर नहीं हुआ। उसको टेक्निकली कहता है एक्वीटार्ड और एक्वीक्लूड। तो वो सैंड लेयर को सेपरेट करते हैं, तो एक्वीफर को भी सेपरेट कर देते हैं। तो जैसा रेलवे में 3 टायर सिस्टम है, 3 टायर एसी कंपार्टमेंट, 2 टायर एसी कंपार्टमेंट, तो एक्वीफर में भी सैलो एक्वीफर सिस्टम, मिडिल एक्वीफर सिस्टम, डीपर एक्वीफर सिस्टम, ये आपका एलुवियल एक्वीफर सिस्टम में आपको कॉमनली मिलता है। Similarly, in basalt also, you can get a multi-tiered aquifer system. I mean, ये किस लिए होता है मैं उसका डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये यू विल एंटर इनटू ए डिटेल जियोलॉजी। लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन, हार्ड रॉक होते हुए भी आप अगर एक ड्रिल करोगे से अहमदनगर में of 300 meter deep, you will find 4-5 aquifer in that, in the borewell. ओके लेकिन इसका पोटेंशियल एलुवियल एक्वीफर का बराबर होता नहीं, इन कंपैरिजन काफी कम होता है। देन देयर आर लैटेराइट। लैटेराइट अगर आप जानते होंगे, ये रेड कलर की होता है, सेमी कंसोलिडेटेड होता है। ये भी काफी एरिया में इंडिया में स्प्रेड किया हुआ है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, मे बी 2 to 3% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। उसका नीचे सैंडस्टोन आप लोग जानते हो, इट इज ए हार्ड रॉक, बेसिकली लूज सैंड जब कंसोलिडेट हो जाते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स में, तो सैंडस्टोन बन जाते हैं। सेल भी ऐसा हार्ड रॉक है। लाइमस्टोन एक इंटरेस्टिंग है, नंबर 6 लाइमस्टोन। इफ यू सी, मतलब ये हार्ड रॉक है, लेकिन बिकॉज ऑफ द, लेकिन ये सॉल्यूबल है, ये पानी में पिघल जाते हैं। तो इसके कारण इन लाइमस्टोन यू विल गेट लॉट ऑफ ग्राउंड वाटर बिकॉज ऑफ द सॉल्यूशन कैविटीज। लाइमस्टोन के अंदर पानी जा जाके उसमें बड़ा बड़ा कैविटी फॉर्म कर देता है, और उस कैविटी में काफी ग्राउंड वाटर रहता है। देन नंबर 7 इज ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट एंड नंबर 3 नाइस, ये दे आर सिमिलर इन सम रिस्पेक्ट। ग्रेनाइट और नाइस आपको लार्ज एरिया में इंडिया में मिलते हैं। आप छत्तीसगढ़ में जाइए, आप झारखंड में जाइए, कर्नाटक में जाइए, जो हार्ड सॉलिड रॉक दिखाई देते हैं, मोस्टली दे आर ग्रेनाइट और नाइस। देन आपका सीस्ट भी एक टाइप की हार्ड रॉक है, लेकिन ग्रेनाइट जैसा उतना हार्ड नहीं है ये। पानी सीस्ट में काफी कम होता है। ग्रेनाइट और नाइस में पानी कम होता है, लेकिन अगर उसमें अच्छा खासा फ्रैक्चर है और लिनियामेंट है, तो हो सकता है आपको अच्छा खासा पानी मिल सकता है उसमें। देन चार्नोकाइट, क्वार्ट्जाइट, चार्नोकाइट, खंडालाइट, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। लेकिन जो जियोलॉजिस्ट नहीं है वो इसको उतना नहीं जानेंगे। ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, लेकिन इसके अंदर जो ग्राउंड वाटर रहता है उसमें काफी वेरिएशन रहता है। इसके कारण इसको अलग अलग एक्वीफर सिस्टम बताया गया, क्वार्ट्जाइट, चार्नोकाइट, खंडालाइट। बैंडेड नाइसिक कॉम्प्लेक्स 12 नंबर, ये भी आपको काफी मिल जाएगा आपको झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, आपकी तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी। इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ नाइस, दैट इज नंबर 13 नाइस, बैंडेड नाइसिक कॉम्प्लेक्स। लेकिन इसकी जो ग्राउंड वाटर का प्रॉपर्टीज है, क्वालिटी है, हाइड्रोलिक्स है, डिफरेंट है, इसके लिए इनको अलग रखा गया। एंड नंबर 14 इज इंट्रूसिव। इंट्रूसिव जियोलॉजिकली इसको ये कहा जाता है, मान लीजिए एक रॉक फॉर्म हो गए, क्योंकि जियोलॉजिकल रॉक आप याद रखिएगा मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इसको बनने में। तो रॉक बनने के बाद फिर जब लावा आते हैं, तो लिक्विड लावा आते हैं, वो रॉक का अंदर घुस जाते हैं फोर्सफुली, उसको हम लोग इंट्रूसिव कहते हैं। तो बाद में वो इंट्रूसिव भी हार्ड हो जाते हैं ओवर द ईयर्स, और उसके अंदर भी फ्रैक्चर और जॉइंट में पानी रहता है, ग्राउंड वाटर रहता है, तो उसको अलग एक्वीफर किया गया नंबर 14।
तो हम उसको समराइज अगर आप करिएगा, एलुवियम है करीब 31% एरिया, बेसॉल्ट है 17% एरिया, और जितनी हार्ड रॉक है आपकी सबको आप मिला दो, बेसॉल्ट, सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, सीस, क्वार्जाइट, टर्नोकाइट, खंडालाइट, बैंडेड नाइसिन कॉम्प्लेक्स, नाइस इंट्रूसिव, ये करीब 43% एरिया कवर कर रहा है। एंड इफ यू सी द मैप, मोस्टली दे आर इन सेंट्रल एंड सादर्न इंडिया। ये जो ऑरेंज कलर का, येलो कलर का ये सब है, ऑरेंज कलर की, दे आर मोस्टली दैट। ओके। सर उसके बाद व्हाई दे आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन एक्विफर्स, जैसे वो लिखा हुआ है नीचे, हार्ड रॉक वाला एरिया जो होता है। ओ, क्रिस्टलाइन एक्विफर जो है ना, क्रिस्टल एक्विफर ये सूट ऑफ हार्ड रॉक को, ये एक्सेप्ट बेसॉल्ट, इसको एक नोशनल ये दिया है जो क्रिस्टलाइन एक्विफर। क्रिस्टलाइन इसलिए कहा जाता है बिकॉज द रॉक्स आर लिटिल बिट मोर कोर्स ग्रेन देन बेसॉल्ट, और उसमें क्रिस्टल मतलब मिनरल का क्रिस्टल फॉर्म किया है। सो इफ यू सी द रॉक अंडर माइक्रोस्कोप, you can find the crystals in the rocks. That why it is given the name as crystalline aquifer. So it is more linked to geology. इसका साथ ग्राउंड वाटर का कोई संपर्क नहीं है, ऐसा नहीं है जो एकदम क्रिस्टलाइन क्लियर ग्राउंड वाटर मिल रहा है, इसके लिए इनको क्रिस्टलाइन एक्विफर कहा जाता है। ओके। एंड देन सेमी कंसोलिडेटेड फॉर्मेशन जो है वो 8% एरिया कवर करते हैं। दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। सेमी कंसोलिडेटेड जो है, जियोलॉजिकली आप देखिएगा, आप जहां बैठे हुए हैं जो भूज एक्विफर, इसको सेमी कंसोलिडेटेड एक्विफर में लिया गया है। इसके कारण ये है, द रॉक इज कंप्लीटली नॉट कंसोलिडेटेड। उसमें आपका रोटरी रिग से भी डीलिंग हो जाएगा। मे बी एट प्लेसेस यू नीड डीटीएच रिग, बट मोस्टली आपकी रोटरी रिग से डीलिंग हो जाते हैं। तो भूज एक्विफर में मैं भी काफी वहां इन्वेस्टिगेशन किए है। दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ सेमी कंसोलिडेटेड। एंड अनदर इज द टर्शियरी डिपॉजिट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। I have worked extensively in the beginning of my career in the state of Tripura, in the state of Assam, in Kachar Valley, in Silchar, Karimganj area. ये सब सेमी कंसोलिडेटेड है। आई मीन पहाड़ हिल्स बना हुआ है उस पत्थर से, बट इफ यू पुट ए स्क्रू ड्राइवर दैट विल एंटर इनटू द फॉर्मेशन, इनटू द सैंडस्टोन। तो वहां रोटरी रिग से ही डीलिंग होता है। आपको डिस्चार्ज भी अच्छा खासा मिल जाएगा। 20,000 लीटर, आई मीन 20-30 मीटर क्यूब पर आवर आपको आराम से मिल जाएगा डीप ट्यूबवेल में। हार्ड रॉक एक्विफर में अगर आपका जो क्रिस्टलाइन एक्विफर है या बेसोल्टिक एक्विफर है, वहां आपको से 8 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब, 5 मीटर क्यूब पर आवर आपको मिलेगा। अगर आपको अच्छा खासा लिनियमेंट मिल गया या फ्रैक्चर जोन मिल गया, तो हो सकता है आपको 20 मीटर क्यूब पर आवर तक चला जाए। But if you go to, say, Bihar or in West Bengal, if you are well or properly placed and properly designed, you can easily get 250 meter cube per hour discharge. 250 meter cube. 100, 120, 150 meter cube per hour तो commonly मिलता है. So this is the overall description of the 14 principal aquifer system. Now coming to the next slide, this is the rainfall. If you see, मतलब groundwater resource is linked to the rainfall. अब देखिए जो रेनफॉल इंडिया में होता है, a significant part directly comes from Arabian Sea and hits the western coast. जो वेस्टर्न घाट है उसको हिट करते हैं, इसीलिए कोस्टल इंडिया का जो कोस्टल वेस्टर्न घाट है उसमें अच्छा खासा रेनफॉल होता है। 3,000-4,000 मिलीमीटर रेनफॉल होता है। बट द मेजर क्लाउड कम्स थ्रू बे ऑफ बंगाल एंड एंटर्स इनटू इंडिया, मेनली थ्रू कोस्टल Odisha, West Bengal and Bangladesh. And it enters into India, it fans out to northeastern region and now goes to the western region. दो भाग में हो जाते हैं because of the Himalaya that's standing tall in Nepal, Sikkim, Bhutan.
दो भाग में हो जाते हैं। इसी के कारण नॉर्थ ईस्ट में काफी रेनफॉल होता है। एंड यू नो द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड दैट यू गेट इन मासिनाग्राम इन मेघालय। एंड देन इन द वेस्टर्न पार्ट में, जैसा वेस्ट बंगाल में आपको 1800 मिलीमीटर 2000 मिलीमीटर बारिश मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे ये क्लाउड इंटीरियर जाते हैं, धीरे धीरे इनका स्ट्रेंथ कम हो जाते हैं और बारिश कम होता है। तो ये जब राजस्थान में पहुंचते हैं, ये कच्छ तक या वेस्टर्न से हरियाणा पहुंचते तक इनकी आपकी 500, 600, 400, 300 मिलीमीटर पर ईयर रेनफॉल, इसका एनुअल रेनफॉल हो जाते हैं। एंड नाउ इफ यू सी द ओवरऑल shallow groundwater level or pre-monsoon water level, you can say this is the average shallow water level. देखिए जैसा जैसा आपकी शैलो एक्विफर वाटर लेवल, नॉट शैलो वाटर लेवल, तो जैसे आपका रेनफॉल हाई है इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, आपका वाटर लेवल इज ऑल्सो शैलो। और जैसे जैसे आपका वेस्टर्न पार्ट में जा रहा है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जा रहा है, द वाटर लेवल इज डीपर। Green means 2 to 5 meter below ground. Yellow is 5 to 10 meter below ground. Then gradually red means higher, and the deep red is more than 40 meter below ground. यहाँ तो 70, 80, 100 मीटर नीचे चला गया, लेकिन जो पैकेज से ये बनाया गया इसमें मैक्सिमम आता है 40, तो 40 मीटर बिलो ग्राउंड। सो इट टेल्स यू द स्टोरी दैट द मेजर कंपोनेंट ऑफ रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर इज फ्रॉम रेनफॉल। सो जैसे जैसा रेनफॉल कम होते जा रहा है, ऐसे ऐसे वाटर लेवल आपका डीपर जा रहा है। इसके कारण दो है। एक कारण है द रिचार्ज इज लेस as you go towards west and northwestern part because of the less rainfall, but at the same time the groundwater extraction is same or even more, because क्योंकि वहां आपकी इरिगेशन बल्कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से ज्यादा हो रहा है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये सब एरिया में। तो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन सिमिलर हो रहा है या ज्यादा ही हो रहा है ईस्टर्न पार्ट से, coupled with the less recharge because of the lesser and lesser rainfall, the water level is also going deeper and deeper as you are approaching towards west and towards northwest. साउदर्न पार्ट में भी अगर आइएगा, से तमिलनाडु, कर्नाटक, से साउदर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, तेलंगाना, यहाँ भी आपका वाटर लेवल आपको डीप मिलेगा। लेकिन इसके कारण ये है, जो रेनफॉल उतना जो कम होने का उतना ज्यादा कारण नहीं है, बट हियर द एक्वीफर्स आर ऑफ लेस पोटेंशियल बिकॉज दे आर क्रिस्टलाइन हार्ड रॉक, but the groundwater extraction is increasing because of the heavy demand from the irrigation sector. Now unplanned and reckless extraction of groundwater जो हो रहा है, इसके कारण काफी कोलैटरल डैमेज होता है। What are the collateral damage? Because of the overexploitation. Overexploitation means जब आपका ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एनुअली रिचार्ज से ज्यादा हो जाते हैं, तो व्हाट आर द इम्पैक्ट? डिक्लाइन ऑफ वाटर लेवल। हम लोग सब जानते हैं, जैसे ही ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है, वाटर लेवल डिक्लाइन। इवन ड्राइंग अप ऑफ इंटायर एक्वीफर, ऐसा भी देयर आर एग्जांपल वेयर द इंटायर एक्वीफर हैज बिकम ड्राई। डिविंडलिंग ऑफ वेल यील्ड, हो सकता है वाटर लेवल उतना नीचे नहीं गए, लेकिन वेल का यील्ड कम हो जाते हैं। लिमिटेड यील्ड सस्टेनेबिलिटी, आई मीन आप वेल चलाइएगा तो आपको पहले मान लीजिए 5 घंटा कंटिन्यूअस चलता था, नाउ यू विल फाइंड द वेल इज वर्किंग फॉर 2 hours कंटिन्यूअसली, देन यू हैव टू गिव ए ब्रेक टू द वेल। ओके, दिस हैपेंस पर्टिकुलरली इन हार्ड रॉक एरिया। देन व्हाट आर द इम्पैक्ट? रिवर फ्लो रिड्यूसेस। ऑब्वियसली जो नॉन मानसून फ्लो जो है वो रिवर में कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड लोअरिंग ऑफ वाटर लेवल। एडवर्स इम्पैक्ट ऑन वेटलैंड, आपको बोला ही है बहुत सारा वेटलैंड ग्राउंड वाटर डिपेंडेंट है। देन सी वाटर इनग्रेस इन द कोस्टल एरिया, इट इज ए सीरियस प्रॉब्लम इन द ईस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट में कोस्टल एक्वीफर वर्चुअली है ही नहीं, क्योंकि
महाराष्ट्र कोस्टल एरिया, कर्नाटक एंड केरला कोस्टल एरिया में एलुवियल डिपॉजिट्स उतना एक्सटेंसिव है नहीं, एलुवियल एक्विफर्स, लार्ज एक्विफर्स उतना ज्यादा है नहीं. दे आर इन द ईस्टर्न पार्ट, लाइक इन महानदी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा. ये सब एरिया में क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग फ्रेश वाटर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द कोस्टल एक्विफर, आपका जो बैलेंस है बिटवीन द saline water from the sea and the fresh water recharge from rainfall within the aquifer, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और कोस्टल एक्विफर में सलाइन वाटर अंदर घुस जाते हैं. ऐसा भी इंस्टेंसेस है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इनसाइड चले गए सलाइन वाटर. फ्रॉम द सरफेस यू कैनॉट अंडरस्टैंड इट unless you collect the water sample and analyze it. You will find a rising TDS over time. तो धीरे धीरे सलाइन वाटर आ जाते हैं. देन ओवर एक्सप्लॉयटेशन बिकॉज ऑफ द अर्बन एरियाज, एक कॉमन फैक्टर है ओवर एक्सप्लॉयटेशन. तो ग्राउंड वाटर सिंक अराउंड द अर्बन क्लस्टर, लैंड सब्सिडेंस. आई मीन यू टेक एनी अर्बन एरियाज, आपकी फरीदाबाद ले लीजिए, पटना ले लीजिए, कलकत्ता ले लीजिए, बेंगलोर ले लीजिए, एवरीवेयर द अर्बन एरिया के नीचे ग्राउंड वाटर सिंक फॉर्म हुआ है. आई मीन द वाटर लेवल हैज गॉन वेरी डीप. तो जब नीचे चला जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस एंड जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की वेरियस रीजन, उसमें अब मैं नहीं जा रहा हूं, लैंड सब्सिडेंस होता है. लेकिन लैंड सब्सिडेंस हार्ड रॉक में नहीं होगा, ये एलुवियल एक्विफर जहां होगा वहीं पर होगा. सो लैंड सब्सिडेंस इज कॉमनली देयर इन बैंकॉक, इन मेक्सिको सिटी, इन मेनी प्लेसेस. कलकत्ता में ये डिटेक्ट किया गया, दिल्ली में भी रिसेंटली डिटेक्ट हुआ, और कई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया टू क्वांटिफाई द लैंड सब्सिडेंस दैट इज हैपनिंग. देन अनदर, रिवर फ्लो कैसे रिड्यूस होगा ग्राउंड वाटर अगर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे? थोड़ा आप लॉजिकली या थोड़ा इसमें समझाता हूँ. अगर आप ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉइट करोगे, एक्सप्लॉइट नहीं, मैं कह रहा हूँ ओवर एक्सप्लॉइट, मतलब रिचार्ज से ज्यादा आप एक्सप्लॉइट करोगे तो वाटर लेवल नीचे चला जाएगा ग्रेजुअली. दैट वी कॉल डिक्लाइन ऑफ वाटर लेवल. नाउ से ए रिवर, आपकी से यू टेक ए कृष्णा, इन वन पार्ट ऑफ एरिया, वो कृष्णा का जो थैलो एक कहते हैं हम लोग टेक्निकली, मतलब रिवर का जो डेप्थ है मान लो वो 10 मीटर, तो वाटर लेवल 5 मीटर 6 मीटर नीचे है समर में, तो ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूट करेगा रिवर को. लेकिन कृष्णा का रिवर का डेप्थ है 10 मीटर, मान लीजिए आपका बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सप्लॉयटेशन वाटर लेवल चला गया 15 मीटर नीचे, तो ग्राउंड वाटर और रिवर में फ्लो तो नहीं करेगा. तो वंस द मानसून इज ओवर, यू विल नॉट फाइंड नो फ्लोइंग वाटर इन द रिवर. तो आपको रिचार्ज करके या वाटर कंजर्वेशन करके वाटर लेवल को ऊपर लाना पड़ेगा, सो दैट द वाटर लेवल रिमेन्स एट शैलोअर लेवल इन कंपैरिजन टू द डेप्थ ऑफ द रिवर. तभी ना आपका ग्राउंड वाटर रिवर को कंट्रीब्यूट करेंगे. तो जैसा डागवेल में पानी इसलिए फ्लो करता है, डागवेल का डेप्थ वाटर लेवल से नीचे रहता है, तो वाटर ग्राउंड वाटर फ्लो करके डागवेल में जाते हैं, आप डागवेल से पानी उठाते हो. तो सिमिलर थिंग इज हैपनिंग विद द रिवर. नॉर्थ इंडिया में जो रिवर है जो हिमालय से आते हैं, लाइक गंडक, कोसी, गंगा, जमुना, ये सबका ग्लेशियर भी सोर्स है. तो समर मंथ में आपका ग्लेशियर मेल्ट का पानी इसमें रहता है, उतना ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत रहता है. लेकिन कोस्टल पेनिनसुलर इंडिया में पर्टिकुलरली जो वाटर लेवल नीचे जा रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है, इसके कारण जो ई फ्लो ऑफ द रिवर और एनवायरमेंट फ्लो ऑफ द रिवर, दैट इज ए मेजर कंसर्न. Whatever flow you are seeing in the hard rock rivers in the peninsular or central India in the summer month, a major part is the wastewater of the urban areas. Either treated or untreated, उसमें डंप कर देते हैं, वो थोड़ा बहुत फ्लो करते हैं, या जहां जहां in places where water level is shallow because of some reason, there locally the groundwater is still contributing to the river during the summer.
ओके। नाउ जब ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है, उससे आपका कॉन्टामिनेशन भी होता है। उसका हम लोग कहते हैं जियोजेनिक कॉन्टामिनेशन। जियोजेनिक कॉन्टामिनेशन मतलब जो रॉक और वाटर का इंटरेक्शन से जो कॉन्टामिनेशन होता है, जो इंडस्ट्री से या वेस्ट वाटर से नहीं, नॉर्मल जियोलॉजिकल प्रोसेस से जो कॉन्टामिनेशन होता है, उसको हम लोग कहते हैं जियोजेनिक कॉन्टामिनेशन। लेकिन जब आपका ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो ये आपका जियोजेनिक कॉन्टामिनेशन जो है उसका प्रोसेस फास्ट हो जाते हैं। So what are the geogenic contamination that comes from the overexploitation of groundwater? One is fluoride, second is arsenic, third one is salinity, then also iron. Obviously, some of the researchers they differ in opinion. जो नहीं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन से जियोजेनिक कंटामिनेशन आते नहीं, लेकिन बाय एंड लार्ज देयर इज ए कंसेंसस दैट ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण हमारा आर्सेनिक बढ़ रहा है, फ्लोराइड बढ़ रहा है, सैलिनिटी तो बढ़ ही रहा है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। लेकिन ग्राउंड वाटर का कुछ अलग इशू भी है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन के साथ लिंक्ड और अदर इशू। ओवर एक्सप्लॉइटेशन का और एक इशू है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हिली एरियाज, दैट इज ड्राइंग अप ऑफ स्प्रिंग, impacting the water security in hills. मिलियंस ऑफ स्प्रिंग है हमारा हिमालय में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, वेस्टर्न घाट में, जो ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण जिसका डिस्चार्ज कम हो रहा है, और आपकी अर्बनाइजेशन के कारण उसका क्वालिटी खराब हो रहा है, और बहुत सारा स्प्रिंग तो ड्राई अप भी हो गया। देन अनदर पॉइंट इज वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी प्रॉब्लम इन द कैनाल कमांड एरिया। ये एक ग्राउंड वाटर और कैनल कमांड एरिया का एक स्पेशल प्रॉब्लम है। कैनल कमांड एरिया में क्या हो रहा है, जब आप कंजंक्टिव यूज नहीं करोगे, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर को मिला के जुडिशियसली प्लान करके यूज नहीं करोगे, what will happen, there will be lot of water used from canal for irrigation, about 30-40% ये सीपेज होके नीचे चला जाती है। इसको कहते हैं हम लोग रिटर्न सीपेज फ्रॉम इरिगेशन। बट एट द सेम टाइम ग्राउंड वाटर का जो एक्सट्रैक्शन है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि कैनाल से काफी पानी उपलब्ध होता है। सो बिकॉज ऑफ द टू रीजन वाटर लॉगिंग हो जाते हैं। और जब वाटर लॉगिंग होता है, अच्छा खासा वाटर लॉगिंग होता है, डायरेक्ट इवापोरेशन फ्रॉम द ग्राउंड वाटर टेक्स प्लेस। जब डायरेक्ट इवापोरेशन होते हैं तो ग्राउंड वाटर में जो सॉल्ट है, उस सॉल्ट को वो छोड़ जाते हैं सॉइल में, तो सॉइल का भी सैलिनिटी बढ़ जाते हैं, ग्राउंड वाटर के भी सैलिनिटी बढ़ जाते हैं। You will not believe thousands and thousands of hectares in Canal Command area of Haryana, in Punjab, they are now suffering from severe water logging, soil salinity as well as groundwater salinity. Another issue जो है, that is less recharge because of the climate change impact. You know, approximately 440 billion cubic meter हमारा एनुअल रिचार्ज है। उसका एक मेजर रिचार्ज आता है रेनफॉल से, लेकिन रेनफॉल भी आपको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है जो आपका साल में 300 मिलीमीटर रेनफॉल होता है कच्छ में, और वो बारिश 2 दिन में हो गया। सो 99% ऑफ दैट वाटर विल फ्लो एज ए रन ऑफ। रिचार्ज के लिए समय चाहिए। तो एक्सट्रीम इवेंट जो है क्लाइमेट चेंज के कारण इंक्रीज हो रहा है, एंड एक्सट्रीम इवेंट के कारण रिचार्ज के लिए समय कम मिल रहा है, एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज इज लेस बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। ओके, बिकॉज ऑफ दैट another issue is anthropogenic contamination. I mean contamination from agriculture, contamination from industry, contamination from mining activity, etc. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रेट। आप कहीं से भी पानी उठाइए, ग्राउंड वाटर, शैलो ग्राउंड वाटर, नाइट्रेट का लिमिट है 45 मिलीग्राम पर लीटर फॉर ड्रिंकिंग। You will get some nitrate and nitrate contaminated water in most of the cases. Okay, and it is anthropogenic because mainly it is coming from overuse of fertilizer.
इंडस्ट्री से भी काफी होता है, माइनिंग से भी काफी एंथ्रोपोजेनिक कंटेमिनेशन होता है। लेकिन ओवरऑल आप देखिएगा, geogenic contamination is more widespread. I mean, fluoride, arsenic, salinity, they are more widespread rather than anthropogenic contamination. The last issue is underutilization of groundwater resource in eastern state. Central India, southern India, western India, northwestern India suffering from groundwater रिसोर्स ओवर यूटिलाइजेशन। लेकिन ऐसा भी जगह है जैसे नॉर्थ बिहार में जाइए, आसाम में जाइए, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, सम पार्ट ऑफ उड़ीसा, जहां ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन अभी भी उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। ओके, बट दिस एरिया इज नाउ बिकमिंग लिमिटेड एंड लिमिटेड इन इंडिया। ओके, नाउ आपको जस्ट ये बताना, जो 3 मैक्सिमम हॉटस्पॉट सर मेरा एक आइडेंटिफाई। सवाल था। यस, सर मेरा एक सवाल था वाली स्लाइड पे। ये स्पेशली जो हम वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी की बात कर रहे हैं, तो ये कनाल कमांड एरियाज में ही क्यों है? मतलब मान लीजिए अगर मैं तालाब से पानी ले रही हूँ, तो तालाब से अगर मैंने पानी लिया हमारे खेत में, तो वाटर लॉगिंग तो उससे भी हो सकती है, क्योंकि तालाब में भी अबंडेंट पानी अवेलेबल होता है। तो जैसे कच्छ में यहाँ पे तालाब से ही लेते हैं, तो कैनाल स्पेसिफिक क्यों है ये? ना ना, तालाब से अगर आप पानी लीजिएगा, आप तालाब में पूरा साल पानी लेते रहे और तालाब से पानी उठा के आप चारों तरफ इरिगेशन करते रहिए और ओवर इरिगेशन करते रहिए, ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन पूरा बंद कर दीजिए, तब भी वहां वाटर लॉगिंग होगा, लेकिन वो लिमिटेड स्केल में होगा। मान लीजिए सिर्फ 500 मीटर अराउंड द तालाब। लेकिन कैनाल में क्या होता है, मान लीजिए एक कैनाल आपकी से पलवल डिस्ट्रिक्ट में, in that district the main canal is about say 200 किलोमीटर। उसका ब्रांच कैनाल सब मिला के अगर आप लेंथ को क्यूमुलेट करोगे तो होगा आपका, मान लो 2000 किलोमीटर। ब्रांच कैनाल, ब्रांच कैनाल सबका क्यूमुलेट। अभी ये जो है, ये 2000, करीब 2500 से किलोमीटर कैनाल, इससे कॉन्टिन्यूअस, पहली बात कैनाल से रिचार्ज हो रहा है, बिकॉज कैनाल्स आर नॉट ऑलवेज लाइन। उसके बाद आप कॉन्टिन्यूअस इरिगेट कर रहे हो, ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन बिल्कुल बंद कर दिया, तो ये लार्ज एरिया में इफेक्ट करता है। दैट्स व्हाई जब हम इंडिया का पर्सपेक्टिव में लार्ज स्केल में बात करते हैं, ओवरव्यू दे रहा है, इसीलिए कैनाल कमांड की बात आई। लेकिन ये आपका, यू आर राइट, आपका तालाब से अगर आप इरिगेशन करोगे तो भी वाटर लॉगिंग वहां हो सकते हैं, बट दे आर ऑफ लिमिटेड स्केल। लेकिन तालाब से आप क्या करोगे, बारिश में इरिगेट करोगे, समर में तो तालाब में पानी नहीं है, सो ड्यूरिंग समर यू विल यूज ग्राउंड वाटर, सो वाटर लेवल विल गो डाउन। ओके, इफ यू ये सब डोंट हो यूज जाएगा। ग्राउंड, हाँ, इफ यू डोंट यूज ग्राउंड वाटर, इवन देन द वाटर लेवल विल गो डाउन। ओके, नाउ सर ये ये जो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की हाँ वजह से क्या प्रॉब्लम आती है? हाँ, ये बिकॉज वहां पे, प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा एक रिसोर्स अनयूटिलाइज रहेगा। अच्छा। मतलब आपका पास एक फिक्स डिपॉजिट बैंक में 50 करोड़ रुपया से आपका ग्रैंडफादर रख के चले गए, लेकिन उसमें आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ओनली 6%। जो आप म्यूचुअल फंड में लगाते तो आपको 18% इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन आप लगा नहीं पा रहा है। सो इशू इज लाइक दैट। तो ये ना, मतलब अनयूटिलाइज्ड एक रिसोर्स आपके पास पड़ा हुआ है। और ग्राउंड वाटर का साथ देखो, कोल या आयरन या बॉक्साइट या पेट्रोलियम, इसके साथ डिफरेंस है, क्योंकि ग्राउंड वाटर को आप जितना यूज करोगे उतना रिसोर्स भी बढ़ेगा। यू अंडरस्टैंड? कोल हम्म। जैसा आप एक बार उठाया खत्म हो गया, लेकिन ये रिन्यूएबल रिसोर्स है ना। आप उठाओगे, मान लो वाटर लेवल 3 मीटर डीप है, आप यूटिलाइज, देखिए नीचे वाला फोटो देखिए, कोसी एरिया में हम्म। वाटर लेवल इज सो शैलो, आप इसको उठा नहीं रहे हो। बारिश शुरू हुआ तुरंत ये ऊपर का ड्राई एक्वीफर भर गए, उसके बाद क्या होगा, जितना बारिश होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, रन ऑफ हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं रिजेक्टेड रिचार्ज। लेकिन आप यहाँ ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज करके वाटर लेवल को 20 मीटर नीचे ले जाओगे,
तब क्या होगा, ज्यादा पानी अंदर घुसेगा और ग्राउंड वाटर रिसोर्स भी बढ़ेगा, राइट। समझे। लेकिन ये एक लिमिट तक होता है, एक लिमिट तक होता है। तो ये काफी टेक्निकल डिस्कशन में हम लोग घुस जाएंगे। ठीक है। इफ यू लाइक आई कैन एंटर इनटू। और सर एक और सवाल था, जैसे कि जो हिमालयन रीजन है, जो हमने पहले जो एक्विफर वाला मैप था उसमें लिखा था कि हिमालयन रीजन में नो एक्विफर, नो कंटिन्यूअस एक्विफर। तो यस। उसका मतलब क्या है? मतलब हिमालयन रीजन में फिर मोस्टली पानी कहाँ से आता है? कि यहाँ पे स्प्रिंग्स का भी आपने कुछ ना ना, एग्जांपल दिए कॉन्टिन्यूअस एक्विफर मींस, देखता हूं मैं, मेरा पास फोटो है पीछे क्या। वाली, नहीं, हम समझ गए। देखिए, वो आ, 14 आपकी प्रिंसिपल। आपकी बता रहा हूं मैं। कॉन्टिन्यूअस एक्विफर मींस इफ यू कम टू द एलुवियल एरिया, दे आर द लार्ज एक्विफर सिस्टम। इनफैक्ट आप इतना टेक्निकली जाओगे तो आपकी इंदस, इंडो गैंजेटिक प्लेन जो कहते हैं ना, इंदस रिवर इन पाकिस्तान टू ब्रह्मपुत्र, ग्लोबली आप देखोगे दे आर ए सिंगल एक्विफर सिस्टम, ग्लोबली। लेकिन जैसे जैसे आप डिटेल में जाओगे यू विल फाइंड डिफरेंट एक्विफर, क्योंकि ये सब रिवर एलुवियम से बना है। से आपकी पटना में, या से आप यूपी में आप एक ड्रिलिंग करोगे इलाहाबाद में, से आपको 200 मीटर आपको एक सैंड लेयर मिला, 200 मीटर नीचे, जो करीब करीब 50 मीटर ठीक है। नाउ यू कम 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम दैट, यू मे गेट द सेम सैंड लेयर, क्योंकि बड़ा बड़ा रिवर था, रिवर का फ्लैट प्लेन में वो सैंड डिपॉजिट हुआ। तो 50 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर लंबा एक्वीफर आपको एलुवियल एरिया में मिलते हैं। ठीक है। तो जब एक्वीफर बड़ा होता है तो उसमें के अंदर ग्राउंड वाटर भी काफी रहता है, ग्राउंड वाटर पोटेंशियल भी काफी होता है। ओके, दे बिकम ए बिग प्लेयर लाइक रिलायंस इंडस्ट्री। लेकिन हार्ड रॉक एरिया में क्या होता है, द वाटर रिमेन्स इन द फ्रैक्चर्स, छोटा छोटा फ्रैक्चर में। ये देखो ऊपर जो आपका बर्तन में पानी ले रहा है, थोड़ा पानी आ रहा है आपका फ्रैक्चर से, उसमें पानी डाल रहा है। तो पूरा मान लो कर्नाटक, आपकी तेलंगाना, आपका तमिलनाडु, वो सब फ्रैक्चर्ड एरिया में, फ्रैक्चर्ड रॉक में पानी रहता है, उसका पोटेंशियल कम होता है। सो यू कैन से दे आर लाइक द स्टार्टअप और स्मॉल इंडस्ट्री। ओके। हिमालय में प्रॉब्लम क्या है, पहली बात वो तो हार्ड रॉक है, फ्रैक्चर में पानी मिलता है। उसके ऊपर देयर इज अंडुलेशन, ठीक है ना, हिल्स है, वैली है, डीप वैली है। तो व्हाटएवर जो एक्वीफर बनाते हैं फ्रैक्चर में भी, कर्नाटक में आपको वो 5 किलोमीटर लंबा आपको मिल जाएगा। लेकिन हिमालय में जो डीप वैलीज है वो एक्वीफर को भी काट देते हैं, तो एक्वीफर को और छोटा बना देते हैं, लैटरली छोटा बना देते हैं। दैट्स व्हाई दे कॉल इन हिमालय दैट दे आर वेरी वेरी लोकल स्केल एक्वीफर। लोकल स्केल जितना एक्वीफर होगा उसका पोटेंशियलिटी कम होगा, क्योंकि उसके अंदर ग्राउंड वाटर कम रहेगा, पानी आप निकाल लो तुरंत ड्राई हो जाते हैं। और एक्वीफर जितना बड़ा होगा, जितना ठीक होगा, जितना उसके अंदर पोरोसिटी ज्यादा होगा, पानी उतना ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा टिक पाएगा। और उसकी आपकी पानी उठाते रहो, इम्पैक्ट होने में समय लगता है। लाइक द बिग इंडस्ट्री, इफ दे स्टार्ट लूजिंग मनी, इवन लॉस भी होता है, तो रिलायंस को बंद होने में 15-20 साल लगेगा। लेकिन कोई छोटा इंडस्ट्री है, मान लो 50 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, उसको 1 साल के अंदर वो बंद हो जाएगा अगर वो लॉस मेकिंग हुआ। सो इट इज लाइक दैट। सो कुड आई एक्सप्लेन। या तो या अभी ये these are the three most prominent groundwater exploited area in the world. ये एक्सेप्टेड बाय ऑल, नेचर में भी आया ये। एक है नॉर्दर्न चाइना प्रोविंस, उसमें आप एक डेटा देखो, 8.3 किलोमीटर क्यूब पर ईयर ये परमानेंट पानी लॉस हो रहा है। मतलब इसको हम ग्राउंड वाटर माइनिंग कर रहा कहता है। मतलब 8.3 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हर साल परमानेंट लॉस हो रहा है, ये रिचार्ज नहीं हो रहा है। कैलिफोर्निया सेंट्रल वैली में 4.8 बिलियन क्यूबिक मीटर और किलोमीटर क्यूब।
लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड एडजॉइनिंग पाकिस्तान, ये जो रेड कलर है इसको देखिए, दिस इज द एरिया वेयर हर ईयर, हर साल 20 किलोमीटर क्यूब पानी हमारा परमानेंट लॉस होगा बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ओके, और 20.4 बिलियन cubic meter. So throughout the world, the researchers comes to India to study this. This is the typical example of the Bhuj sandstone aquifer, how the water level has gone down. अब 2018 का ये पब्लिश हुआ था हम लोगों का ग्राउंड वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जर्नल में। देखिए एनुअल एक्सट्रैक्शन था भूज एक्विफर की 1058 मिलियन क्यूबिक मीटर एनुअल एक्सट्रैक्शन, और एनुअल रिचार्ज था 103 मिलियन क्यूबिक मीटर। 103 था रिचार्ज एंड 1058 था एक्सट्रैक्शन। इनकम है आपका 100 रुपया और खर्चा है आपका 1000 रुपया। So that is the reason why the entire area is so severely overexploited. This is the overall area of India. The red color means overexploited area, जहां आपका एक्सट्रैक्शन रिचार्ज से ज्यादा है। 2009, 2011, 13, 17, 20 और 22, ये देखिए जो कैसे आपका दे आर कवरिंग लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, large part of Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu, the red color. Okay. Now come to latest 2024. जो latest estimation हुआ है, आपकी total annual recharge हुआ 446, annual recharge जिसको आप extract कर सकते हो use के लिए 406 billion cubic meter, और एक्चुअलिटी में आप एक्सट्रैक्ट किया उठाए 245 बिलियन क्यूबिक मीटर, और इरिगेशन में करीब करीब 87% यूज हुआ है इरिगेशन में, डोमेस्टिक में यूज हुआ है करीब करीब 11%, और इंडस्ट्री में यूज हुआ है करीब करीब 2%, और करीब करीब 14% ऑफ द जियोग्राफी, 14% इज आइदर ओवर एक्सप्लॉइटेड or very, very close to overexploitation. Okay, these are the red colors. Now, this is the a table of the arsenic contamination in groundwater. इसका लिमिट है 0.01 मिलीग्राम पर लीटर। 152 डिस्ट्रिक्ट में मिला है, covering 21 states. These yellow colors are the arsenic contaminated area, but most severely affected areas are West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh and Assam. Most severely contaminated area. Okay. Then come to fluoride contamination. ये करीब 335 डिस्ट्रिक्ट 20 स्टेट्स में, लेकिन फ्लोराइड ऐसा है इनकी लिमिट है 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। ये बहुत ज्यादा स्टेट में फैला हुआ है, बहुत ज्यादा एरिया में, हार्ड रॉक में आपको मिलेगा, एलुवियल एरिया में मिलेगा, सेमी कंसोलिडेटेड रॉक में मिलेगा, तो काफी ये फैला हुआ है। दिस इज द वल्नरेबल एरिया ऑफ आर्सेनिक। ओके, आई मीन प्रोबेबिलिटी। ये एक पब्लिकेशन हुआ, हम सोचे आप लोगों को दिखाए। एक तो है कहाँ कहाँ आर्सेनिक है, और दूसरी बात है कहाँ आर्सेनिक मिलने का चांस ज्यादा है, उसका हम लोग हैजार्ड कहते हैं। तो रेड कलर आर द हैजार्ड एरियाज, डेंस रेड आर द हाईली हैजार्ड एरियाज, यू कैन सी फ्रॉम हियर। ओके, सिमिलरली ये भी एक प्रोबेबिलिटी स्टडी है, जो फ्लोराइड का प्रोबेबिलिटी क्या है, हाई फ्लोराइड 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा, से 60% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपको मिलने का चांस है। देखिए ये ग्रे कलर का, ये रेड कलर का, लाइट रेड का हो गया, ये पूरा राजस्थान, आपका हाफ ऑफ गुजरात जिसमें कच्छ भी है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात, लार्ज पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देन लार्ज पार्ट ऑफ कर्नाटक, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, जहां फ्लोराइड का वल्नरेबिलिटी काफी ज्यादा है। ओके, देन सैलिनिटी,
ये देखिए, दिस इज इनलैंड सैलिनिटी, दिस इज नॉट, जो आपको बोला था कोस्टल एरिया से सलाइन वाटर आते हैं, ऐसा नहीं है। जो इनलैंड सैलिनिटी है, ये आपकी मेनली 16 स्टेट में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट इज इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु। एंड ये इसका कारण ये है बिकॉज ऑफ द प्रोलॉन्ग रॉक वाटर इंटरेक्शन, ग्राउंड वाटर स्टैग्नेशन, एंड एट सम प्लेसेस सी वाटर का इंट्रैपमेंट होने का कारण ये सैलिनिटी बन गए। और ये एक ग्रेट हेडेक है वाटर सप्लाई के लिए। एंड दिस इज इनलैंड सैलिनिटी, एंड दिस इज हाई आयरन। आयरन ऐसा एक है, आप यहाँ देख सकते हो डॉटेड, ऑलमोस्ट एवरीवेयर इफ यू एनालाइज यू विल गेट आयरन, लेकिन आयरन कॉन्टेमिनेशन उतना सीरियस आपका है नहीं। तो आई थिंक इसके साथ लेट मी conclude my talk, and if you have any question you can ask me, or we look for opportunity to further interact with you. सर एक सवाल था मेरा कि जैसे आपने बताया आगे की स्लाइड्स में कि इरिगेशन की जो डिमांड है वाटर की वो कंस्टेंटली बढ़ रही है, आगे भी बढ़ेगी। तो एक फैक्ट ये भी है कि अब धीरे धीरे जो अर्बनाइजेशन जो हो रहा है उसमें एग्रीकल्चर लैंड कम हो रही है, मतलब हाँ, एग्रीकल्चर में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं अभी। तो ये कैसे मैच करता है, मतलब एक तरफ हम बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड कम हो रही है और दूसरी तरफ इरिगेशन के लिए जो वाटर की डिमांड है वो बढ़ने वाली है। आपको मैं बताऊं, मान लीजिए आप, हमारा पास 1 हेक्टेयर जमीन है, ओके। तो 1 हेक्टेयर जमीन पहले मानसून मतलब रेन फेड इरिगेशन था, बारिश आता था उसमें मैं खेती करता था। अभी मैं हाँ। उसमें बोरवेल लगा दिया, हम्म 3 हम्म बार खेती कर रहा हूँ, तो इफेक्टिवली वो 3 हेक्टेयर हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो 3 टाइम्स हो गया। तो उनको तो डिमांड चाहिए 3 बार। अच्छा, मेरा एस्पिरेशन बढ़ रहा है, मैं गवर्नमेंट का पास डिमांड करूंगा, मेरे को भाई आप इरिगेशन का पानी दो, आप इंडस्ट्री को सब्सिडी देते हो, मेरे को भी पानी दो। तो यार मेरे को 3 टाइम्स चाहिए। सो दिस इज वन इशू। अनदर इशू इज, बहुत सारा वेस्टलैंड जो है, अदरवाइज इन अदर सेंस वेस्टलैंड, वो एग्रीकल्चर के एम्बिट में आ रहा है। आप देखोगे लार्ज पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हार्ड रॉक एरिया में हम्म हॉर्टिकल्चर बहुत बढ़ रहा है। हॉर्टिकल्चर के लिए सब्सटेंशियल पानी चाहिए। वेजिटेबल, एक्सोटिक वेजिटेबल बढ़ रहा है, उसके लिए पानी चाहिए। और अर्बन एरिया ऑब्वियसली बढ़ रहा है। अर्बन एरिया दे आर ईटिंग अप एग्रीकल्चर, बट द पेस, जिस रेट में वो एग्रीकल्चर लैंड को खा रहा है, उससे ज्यादा रेट में एग्रीकल्चर लैंड 1 क्रॉप से 2 क्रॉप, 2 क्रॉप से 3 क्रॉप हो रहा है। और हम्म। उसकी एसियोड इरिगेशन की डिमांड बढ़ रहा है। पर बिल्कुल ये यूज ऑफ टेक्नोलॉजी भी आजकल काफी है ना। आई मीन हाइड्रोफोनिक्स में काफी लोग जा रहे हैं वेर इन द यूज ऑफ वाटर इज मच लेसर। I mean, नहीं but I understand that the transition from conventional to hydroponic will take some time. So, what is your नहीं, thought? आप देखिए सब ये जो है ना, एग्रीकल्चर हमारा मेजर है, लेकिन आप 2010 में देखिए 78% ऑफ दी टोटल वाटर विड्रॉल इज गोइंग टू एग्रीकल्चर 2010 में। अब देखिए इसको 2025 में वो 72% हो गया, Okay. 2050 में 68%। मतलब प्रोपोर्शन कम हो रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर इरिगेशन का जो एफिशिएंसी बढ़ रहा है ना, ड्रिप आ रहा है, स्प्रिंकलर आ रहा है, जी। इसके कारण हमारा परसेंटेज वाइज कम हो रहा है। लेकिन एसियोड इरिगेशन चाहिए ना, उसके कारण टोटल वॉल्यूम बढ़ रहा है। 807 वी आर एक्सपेक्टिंग इन 2050। अभी एक कमिटी फॉर्म किया गया हमारा मिनिस्ट्री में टू फाइंड आउट द demand and supply of total water in 2000 मतलब 2100 टास्क फोर्स बनाया गया। आई एम वन ऑफ द मेंबर, आई एम लुकिंग आफ्टर ग्राउंड वाटर सेक्शन। तो हो सकता है इसको रिवाइज किया जाएगा इसमें। दैट इज अ बिग कमिटी हेडेड बाय द चेयरमैन सेंट्रल वाटर कमीशन।
सर आई वुड लाइक टू शेयर एक्सपीरियंस फ्रॉम राजस्थान हियर। मैं अभी जयपुर में ही हूँ। और यहाँ पे ग्राउंड वाटर का इशू जैसे आपने बताया बहुत सही है कि मतलब आपने ऑलरेडी हाईलाइट कर ही दिया कि क्वालिटी एज वेल एज द क्वांटिटी इज एन इशू। तो अलवर में अभी मैं एक फील्ड विजिट में मैं गया था, तो एग्रीकल्चर की जब बात चल रही है उसमें अभी ये लोग फार्म पॉन्ड को प्रमोट कर रहे हैं कि जहाँ पे लाइन फार्म पॉन्ड के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। और जो आपने अभी बताया कि जो 3 टाइम जो क्रॉप के लिए पानी ले रहे थे, एक अलवर में एक पूरा अलवर ऐसा एरिया था कि जहाँ पे वाटर स्ट्रेस्ड एरिया में हम लोग गए थे। तो फार्म पॉन्ड इज नाउ कमिंग अप एज अ बिग सपोर्ट टू द फार्मर्स, कि जहाँ पे करीबन ये लोग 3 टाइम का क्रॉप लेके उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। और क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग है तो क्वालिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो एश्योर्ड एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट दे आर नाउ यील्डिंग, वो भी एक बहुत बड़ी फायदेमंद हो रहा है। लेकिन अभी ये वाटरशेड के थ्रू इसको प्रमोट कर रहे हैं, और एमजी नरेगा और पीएम के एस वाई उनके साथ मिलके ये कन्वर्जेंस के थ्रू ये चालू किया है इन लोगों ने। तो आई प्रसून थिंक फार्म साहब, पॉन्ड इज नाउ कमिंग अप एज अ बिग वे हियर। प्रसून साहब, आपको एक मैं बताऊं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, और जी ये जी। अभी तक मैं पब्लिकेशन इसमें नहीं आया, करेंगे बहुत जल्दी। देखिए, आपका मैं अहमदनगर का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इट इज वेरी पॉपुलर इन महाराष्ट्र। व्हाट इज हैपनिंग, द फार्म पॉन्ड्स आर लाइन, नीचे पॉलिथीन शीट दिया हुआ है। जी अच्छा, ऐसा एरिया में जहां दैट एरियाज आर ओवर एक्सप्लॉइटेड इन द बेसाल्टिक हार्ड रॉक एक्विफर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या कर रहा है, ग्राउंड वाटर को पंप करके पंप पॉन्ड में रख रहा है। सर वो अच्छा, वो इश्यू हो रहा है, आई एग्री, आई हैव सीन दैट, यस। उस नहीं, उसमें सबसे जो सॉरी स्टोरी है उसमें, I have seen a farm pond in an area where water level is 50 meter deep and acutely overexploited. A farm pond of the size of 4 football ground. He is a political heavyweight और चारों तरफ उनका ऑर्चर्ड लगा हुआ है। और उसकी थोड़ा दूर एक ट्राइबल हैमलेट है जिसका जितना बोरवेल था सब ड्राई हो गए। एंड देयर बोरवेल्स आर 300 मीटर, 350, 400 मीटर डीप। अभी इनको मतलब गवर्नमेंट को दे शुड लुक इनटू इट इमीडिएटली। फार्म फंड में ना एक नंबर आ रहा है, मैं 50,000 हमारे डिस्ट्रिक्ट में बना दिया, 30,000 बना दिया। सब इनको देखिए, ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया में ग्राउंड वाटर को पंप करके अगर फार्म फंड में रखिएगा, 30% तो आपका इवापोरेशन में लॉस हो गया। और उसमें अल्टीमेटली द बिग फार्मर्स, the wealthy farmers, they will be the winner. They will go deeper and deeper and deeper. जी जी। यहाँ पे ये लेकिन सर जहाँ जिस एरिया में हम लोग गए थे वहां पे मीडियम लैंड होल्डिंग्स वाले फार्मर्स थे, मोटा मोटी कई बड़े भी थे। लेकिन द आइडिया वाज कि एवरीबडी एग्रीड टू द फैक्ट के यहाँ पे जैसे आप इश्यू बता रहे हैं वैसा यहाँ पे नहीं था, रिलेटिवली कम था जिस एरिया में हम गए थे। सो आई थिंक वहां पे थोड़ा सा फायदा इनको ये हुआ है कि ग्राउंड वाटर तो वैसे भी कुछ है ही नहीं वहां पे, तो वो रेन वाटर को ही वो लोग हार्वेस्ट करके कर रहे हैं। सर, ये रेन वाटर को अगर हार्वेस्ट करे, देयर इज नथिंग लाइक दैट, नथिंग। बिल्कुल सर, वही वही कर रहे हैं, रेन वाटर को ही हार्वेस्ट करके उसी को वो फील्ड में वो कर रहे हैं। और दूसरा एक एरिया है जहाँ पे टोंक एरिया में आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे चौका सिस्टम भी इन्होंने हाँ, किया हुआ है। वो एक लक्ष्मण सिंह जी है जिसको अभी पद्मश्री भी मिला था उसी पे काम करने के लिए। तो वहां पे उसने अपने गौचर एरिया में उनको पूरा रेन वाटर को पूरा इसने सेटल करके रिचार्ज करवा के, एंड दैट इज वेयर दे आर आल्सो यूजिंग दैट। बट वो उसका प्रॉब्लम ये है कि वो प्लेन एरिया में ज्यादा है, मतलब कि दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिस वो प्लेन एरियाज में ही उसको कर सकते हैं, वो रेप्लिकेट नहीं हो पाया है राजस्थान में, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड टेक्निक टू रिचार्ज एंड री कंजर्व वाटर। वहां पे एक इशू आ अच्छा, रहा है। जी जी राइट, सर। राइट। तो आप यू आर यू आर वर्किंग विद सम सिविल सोसाइटी। ये आई एम वर्किंग विद यूनिसेफ हियर, जो हम लोग सोर्स सस्टेनेबिलिटी और जैसे आपने जल जीवन मिशन में बताया तो उसी में हम लोग भी काम कर रहे हैं। ये जो जल जीवन मिशन अभी यहाँ पे सोर्स सस्टेनेबिलिटी को लेकर ही इश्यू हो रहा है, एंड वो ओके। ग्राउंड वाटर का ही मेजर इश्यू आ रहा है यहाँ पे और कि। सर इस बार का बैच बहुत इंटरेस्टिंग है। जी काफी डाइवर्स पार्टिसिपेंट्स है।
जैसे यूनिसेफ से भी है, सिविल सोसाइटी से है, एकेडमिक से है, डेवलपमेंट सेक्टर से भी है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन से भी है। नहीं तो नहीं आप चाहो तो देखो, डीप टेक्निकल में, टेक्निकलिटीज में, और अगर ऐसा हुआ, इफ यू फील कॉन्फिडेंट दैट द टेक्निकली कॉम्पिटेंट है, क्योंकि मान लो कोई सोशल सेक्टर से आया, कोई इससे आया, लेकिन टेक्निकल आदमी ज्यादा है तो और थोड़ा डिटेल में जा सकते हैं ये सब इशू की। नहीं, इसमें जाना तो है, जैसे अभी जो बात करें वो सप्लाई साइड इंटरवेंशन में बहुत बात है, तो पूरा हम्म सप्लाई साइड मैनेजमेंट का हमारा बहुत लंबा सेशन भी यहाँ पे है। तो नहीं आपको अच्छी बात हो रही और है कि मतलब डिस्कशंस हो रहे हैं डिमांड, यहाँ पे, या नहीं सप्लाई साइड इंटरवेंशन में आपको भेजा मैं जस्ट डे बिफोर यस्टरडे, मेरा एक पब्लिकेशन आया, एक रिव्यू जो आर्टिफिशियल रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। I am not very satisfied the way the impacts are reported of our artificial recharge and rainwater harvesting. आप उसको पढ़ के देखो, इस रिव्यू पेपर। हमको और क्वांटिफाइड होना चाहिए, इतना हजारों करोड़ खर्चा कर रहा है राइट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आर्टिफिशियल रिचार्ज। ये मेनी केसेस ना खाली खाना पूर्ति रहेगा, सब हम पीट बना दिया, ऑयल बना दिया, हो गया, मेरा काम हो गया। लेकिन जितना हम इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न आ रहा है क्या? और even the technical papers published on impact assessment of artificial recharge are many cases faulty. Somehow इनको हम लोगों को मतलब जो थिंक पॉलिसी मेकर्स है उन लोगों को देखना चाहिए। मनरेगा में तो अच्छा काम हो रहा है, जैसा अब सोर्स सस्टेनेबिलिटी, सब हम बिहार में रिसेंटली गए थे, जो दे आर इनवाइटेड मी, उसकी जो स्टेट लेवल कंसल्टेशन, तो बहुत सारा बात है। ये सब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रो रहा है बैठ के, सब हम तो बना दिए, हम पानी नहीं है अभी टैंकी में, तो हमको तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, लोकल पीपल विल आफ्टर अस। लेकिन आप सोर्स सस्टेनेबिलिटी इतना इजी है, आप 2-4 रिचार्ज वेल बना दीजिएगा और आपका वेल पूरा साल पानी देगा, ड्रिंकिंग वाटर का वेल। हजारों वेल इरिगेशन वही के लिए काम इसीलिए कर रहा है चारों तरफ। इसीलिए एकदम सिस्टमेटिक अप्रोच लेने की जरूरत है वहाँ पे। वाटर बैलेंस कैलकुलेशन करके पूरा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करने की यहाँ जरूरत है, कि अदरवाइज चल कोई ने टेक्नोलॉजी लेके कर दिया मास स्केल पे, तो स्केल अप कर दिया, तो जरूरी नहीं है कि मास स्केल पे स्केल अप करने के बाद हमारी समस्या सुलझ जाती है, क्योंकि इट्स नॉट ओनली सप्लाई साइड मैनेजमेंट, डिमांड साइड मैनेजमेंट भी इतना इक्वली इम्पोर्टेंट है। और इन दोनों के बीच हम्म में जो बहुत बड़ा जो नॉलेज गैप है, उसको जब तक फुलफिल नहीं करेंगे तब तक हम इसी चीजों को फॉलो करते रहेंगे। वेरी ट्रू के जो अपना डेफिनेटली मैं देखूंगा और रिव्यू पेपर जो है, और रिचार्ज का सही बात है आपकी, क्योंकि वो आंख बंद करके कर देते हैं हाँ और स्टोरी टेलिंग की तरह फिर बात आ जाती है कि हमने ये हाँ, अच्छा 5 बना मीटर दिया, ये वाटर हो लेवल गया। बढ़ गया, 4 मीटर हाँ, वाटर लेवल बढ़ गया। तो वो बढ़ गया, तो मतलब विदाउट डेटा, विदाउट मॉनिटरिंग ये सब हाँ बोलना भी मुश्किल रहता है। बट क्या होता है कि लोगों को सुनने में अच्छा लगता है। एनीवे, हाँ, बट इट वाज अ वेरी नाइस लेक्चर सर। ओके, थैंक यू ऑल। Thank you, sir. Thank you. Bye-bye.